गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 15 ऑफ मार्च पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं इसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आई होप आपने जो आपके रिवीजन के वीडियोस हैं वो जरूर करे होंगे। आज एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बैम्बूज के बारे में जानेंगे। म्यांमार को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो पीपल को लेकर क्वेश्चन रहने वाला है। सीबक थॉर्न एंड सोल्ट इन ब्रिटिश इंडिया को लेकर भी आर्टिकल्स आए थे, इनको लेकर भी एक एक क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 243 के पोलैंड काफी न्यूज में है, इसकी मैप के ऊपर लोकेशन देखेंगे। 2001 FO32 क्या है और मिंट सिस्टम क्या है इसके बारे में जानेंगे। देन फाइनली सी गेटी के बारे में डिस्कशन करते हुए हम पूरे लेक्चर को रिवाइज करने वाले हैं। आई होप आपको YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिल रहे होंगे। नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज उसमें आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा सब्सक्राइब बटन के साथ, एंड देन ऑल बटन को प्रेस करना पड़ेगा सो दैट जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। जो रिवीजन वीडियोस हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था आपको किस तरीके से करने हैं। बेसिकली जैसे ही ये वीडियो आप स्टार्ट करेंगे, ज्यादा लंबे नहीं है, ये आपके 1 मिनट से 3 मिनट तक के वीडियोस हैं, तो 1 to 3 मिनट्स की वीडियो इजीली करे जा सकते हैं। और आपने ऑलरेडी ये वीडियोस जो हैं, ये जो एमसीक्यूज हैं वो सोल्व किए हुए हैं, लेकिन क्योंकि प्रीलिम्स पास में आ गए इसी वजह से रिवीजन कराना जरूरी था, तभी ये आप ही की रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे ही वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को गेस करिएगा, फिर मैं जो आंसर बताता हूँ उससे अपने आंसर को मैच करिएगा, देन एक्सप्लेनेशन को जरूर सुन लीजिएगा। चलिए, नेटवर्क आईएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। देयर आर 2 एप्लीकेशंस, दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं, वन फॉर द फ्री एंड द पेड कोर्सेज एंड वन फॉर द फ्री मटेरियल। दोनों पे आपको अलग अलग चीजें जो है वो मिलने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बैम्बूसा बैम्बूज के बारे में पूछा गया। बैम्बूसा बैम्बूज को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट इज अ मोनोकार्पिक। ये मोनोकार्पिक है, हो सकता है। इट्स अ स्पीसीज ऑफ क्लम्पिंग बैम्बू नेटिव टू सदर्न एशिया। ये एक स्पीसीज है जो कि सदर्न एशिया में पाई जाती है और क्लम्पिंग बैम्बू की है, हो सकता है। बैम्बूसा बैम्बूज इज ऑल्सो नोन एज द जायंट थोनी बैम्बू। इसे जायंट थोनी बैम्बू के तौर पर भी जाना जाता है। सोचिए फिर डिस्कशन करेंगे। चलिए, देखिए बैम्बूसा बैम्बू जो है अभी आपका काफी न्यूज में था, रीजन भी बताऊंगा, बट पहले बैम्बूसा बैम्बूज इज ए मोनोकार्पिक विच मींस इट फ्लावर्स ओनली वंस। तो एक ही बार फ्लावर होती है ये काफी लंबे टाइम में। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, एंड यस इट इज अ क्लम्पिंग बैम्बू, और साथ ही साथ सदर्न एशिया की नेटिव स्पीसीज है ये, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, क्या इसे जाइंट थोनी बैम्बू कहा जाता है, तो यस इसे जाइंट थोनी बैम्बू भी कहा जाता है। तो ये तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट होती है। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा डी। अभी हुआ क्या है, जो आपका फ्लावरिंग बैम्बू है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज WWS। वायनाड कहाँ पे है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, हम डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे कहा जा रहा है कि जो आसपास की दूसरी स्पीसीज हैं, खासतौर पे नीलगिरी बायोस्फीयर के अंदर, तो नीलगिरी बायोस्फीयर के अंदर ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज है बैम्बू की स्पीसीज, ये आसपास की दूसरी स्पीसीज को नुकसान पहुंचा रही है। एट द सेम टाइम टाइगर और एलिफेंट के हैबिटेट को भी ये थ्रेटन कर रही है। इसी वजह से ये न्यूज में थी, और आपका ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि करंट अफेयर्स में इसका काफी ज्यादा जिक्र किया हुआ था। तो यहाँ पे फिलहाल आपका आंसर डी हो जाएगा, लेकिन WWS वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके स्टेट के बारे में मुझे बताइएगा, किस राज्य के अंदर ये लोकेट करती है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज और आर टचिंग द बॉर्डर ऑफ म्यांमार। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, एक राज्य भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, जो कि म्यांमार की बाउंड्री को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि म्यांमार के बॉर्डर को कौन कौन से राज्य छू रहे हैं। रीजन उसका यह है क्योंकि म्यांमार अभी आप जानते हैं अपने कू की वजह से, मिलिट्री कू की वजह से न्यूज में था। इवन एक यहाँ पे जो इंडिजिनस पीपल का एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप भी है जिसने आवाज उठाई है। बेसिकली मिजोरम बेस्ड ग्रुप है जो कि जो लोगों का है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बेसिकली जो म्यांमार है इसके ऊपर सैंक्शंस लगाने चाहिए इंडिया को। तो बेसिकली आपकी जो पीपल हैं वो अलग अलग आपके देशों के अंदर है, इंडिया के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है, इंडिया में है, बांग्लादेश के अंदर है, और आपके म्यांमार में तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया, और इस रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ने हमारे जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनको कहा कि जो मिलिट्री रूल्ड म्यांमार है इसके ऊपर हमें सैंक्शन लगाने चाहिए, मतलब इंडिया और बांग्लादेश दोनों को सैंक्शन लगाने चाहिए। इसी वजह से न्यूज में था म्यांमार। और यहाँ पर आपसे बॉर्डर के बारे में पूछा जा सकता है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए 4 नॉर्थ ईस्ट राज्य ऐसे हैं जिनका बॉर्डर शेयर होता है म्यांमार के साथ, एंड दीज स्टेट्स आर अरुणाचल प्रदेश। क्या अरुणाचल प्रदेश इसमें है? नहीं है। दिस इज
नागालैंड का बॉर्डर भी शेयर होता है, मिजोरम का भी होता है, लेकिन मिजोरम बेस्ड ग्रुप मैंने आपको बताया था, लेकिन ऑप्शन के अंदर वो नहीं है। देन मणिपुर का भी बॉर्डर टच होता है, मेघालय का नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक बार मैप पे देख लीजिए। सो ये आपका ऊपर देखेंगे चाइना से बॉर्डर हो रहा है, या ऊपर अरुणाचल प्रदेश से हो रहा है, नागालैंड से भी बॉर्डर टच हो रहा है, फिर मणिपुर से हो रहा है, मिजोरम से हो रहा है। मिजोरम के तो लोगों ने आवाज उठाई ही थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके राज्य जो है बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? म्यांमार के साथ। और अगर आप मेघालय को देखेंगे, मेघालय यहाँ पे अंदर है, इसका बॉर्डर शेयर नहीं हो रहा है, लेकिन इसका बॉर्डर बांग्लादेश से शेयर होता है, ऊपर आसाम से शेयर होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो पीपल को लेकर ही देख लेते हैं क्वेश्चन। जो पीपल आर एथनिक ग्रुप ऑफ, देखिए अब तो सेकंड की एक्सप्लेनेशन आपने ध्यान से सुनी है मेरी, तो ये क्वेश्चन आपका 100% करेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन भी गलत होता है, इट मींस ये एक इंडिकेशन है कि आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, जो कि नुकसान पहुंचा सकता है एग्जाम के अंदर। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जरूरी ये जो क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है इसी में से आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन में से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसी वजह से जब मैं एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देता हूं तो उसमें कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने की, ताकि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाए। तो क्या इंडिया के अंदर ये एथनिक ग्रुप पाया जाता है, बांग्लादेश के अंदर, म्यांमार के अंदर? सोचिए, 3 यहाँ पे देशों के नाम आपके सामने दिए। चलिए, वेरियस नेम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द जो पीपल बट द इंडिविजुअल ग्रुप्स जनरली एक्नॉलेज कि वो जो के एंसेस्ट्रल है। तो अलग अलग नाम जो है वो जो के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन जो लोग जो है वो अपने आप को जो ही कहलाना पसंद करते हैं। अमंग द मोर प्रोमिनेंट नेम्स गिवन टू द ग्रुप, उनको चिन नाम भी दिया गया है, जोमी भी कहा जाता है, ठीक है, जनरली इन म्यांमार, एंड मीजो भी कहा जाता है कुछ जगह पे, कुकी भी कहा जाता है अलग अलग जगह पे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। बट वो अपने आप को जो कहलाना पसंद करते हैं, और अलग अलग जो देश है वहां पर बेसिकली उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स जो है वो भी बनाए हुए हैं। इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया दे आर प्रेजेंट इन नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड आसाम, ठीक है। तो यहाँ पे मैन करके याद रख लीजिएगा, ठीक है, डबल एम सिंगल एन। मिजोरम, मणिपुर, आसाम, या फिर नागालैंड। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में बता दिया था कि जो पीपल है वो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार तीनों जगह पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव थे इनके, उन्होंने अभी एक पिटिशन जो है वो हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को दी है, ताकि म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सके। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिसेंटली डिसाइडेड टू कल्टीवेट सी बकथॉर्न? सी बकथॉर्न जो है पहले भी काफी न्यूज में रह चुका है, और इसका इस्तेमाल, एप्लीकेशन इसकी क्या क्या है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बताना है कि किस राज्य के अंदर, इवन मेंस का क्वेश्चन भी आज हमारा इसी चीज को लेकर है, सी बकथॉर्न जो है किस राज्य ने यहाँ पर रिसेंटली डिसाइड किया कि इसको कल्टीवेशन किया जाएगा। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो जम्मू के फार्मर्स हों और हिमाचल प्रदेश के फार्मर्स दूसरी बार न्यूज में आए, वो आपकी जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स होती हैं, जो आपकी कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं जो उगाया करते थे, उससे अब दूर जाके नई नई चीजों को उगाना शुरू कर रहे हैं। चाहे वो आपके एरोमेटिक प्लांट्स, जो लेवेंडर के बारे में हमने डिस्कशन किया था, या फिर जो आपका फ्लोरिकल्चर होता है वो ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर इनकम जो है वो देखा गया कि डबल एंड इवन 4 टाइम्स भी फार्मर्स की हुई है, और यही चीज जो है इनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अब दोबारा से सी बकथॉर्न जो है न्यूज में है, आपको बताना है कि किस राज्य में डिसाइड किया गया ऐसा। चलिए देखिए, सी बकथॉर्न सबसे पहले तो जान लीजिए, इट्स अ श्रब, ठीक है। सो एक श्रब है विच प्रोड्यूसेस एन ऑरेंज येलो कलर्ड एडिबल बेरी, ठीक है। तो ऑरेंज कलर की, ऑरेंजिश येलोइश कलर की एक बेरी जो होती है वो प्रोड्यूस करी जाती है। और ये जो है इन इंडिया इट इज फाउंड अबव द ट्री लाइन इन द हिमालयन रीजन। तो जो स्टेट होगा वो भी कोई हिमालयन स्टेट ही होगा, हिमालयन रीजन में ये आपको मिल जाती है। जनरली इन द ड्राई एरियाज, जैसे कि कोल्ड डेजर्ट हो गए, कोल्ड डेजर्ट में लद्दाख हो गया, स्पीति रीजन हो गया, यहां पर इसे ज्यादा उगाया जाता है। कुछ इस तरीके से दिखती है बेरी। और इसका इस्तेमाल जो है प्रोसेसिंग के अंदर, जैम बनाने के अंदर काफी ज्यादा किया जाता है, ठीक है। बिसाइड्स बीइंग एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल वुड, तो इसकी जो लकड़ी है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, इसे खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो काफी सारे इसके यूजेस है, जूसेस से लेके जैम तक इसकी बनाई जाती है। और न्यूट्रिशनल कैप्सूल्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे अमेजोन वगैरह पे सर्च करके, वहां पे इसको हेल्दी फूड के अंदर काउंट किया जाता है। सीबकथोर्न हैज बीन वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग स्टमक
प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी व्यक्ति को अगर हार्ट और स्किन प्रॉब्लम्स है वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट्स फ्रूट्स एंड लीव्स आर रिच इन वाइटामिन्स, वाइटामिन्स काफी ज्यादा होता है, ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो हेल्दी हैं आपके बॉडी के लिए, एंड अदर सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अभी जो ये डिसाइड किया गया, हिमाचल प्रदेश जो है इसका कल्टीवेशन करना शुरू कर रहा है, और डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, सो दैट यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि हिमाचल प्रदेश के जो फार्मर्स हैं, कुछ दिन पहले वो एरोमेटिक प्लांट्स को फ्लोरिकल्चर को करने के लिए न्यूज में थे, और अब सीबकथॉर्न भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। इट मींस आगे आने वाले टाइम में यहाँ के जो फार्मर्स होंगे उनकी इनकम में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। द क्वेश्चन आस्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दिस इज कंसर्निंग सोल्ट एंड द डांडी मार्च, और पूछा गया इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। द 1882 सॉल्ट एक्ट गिव द ब्रिटिश मोनोपोली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट एंड सेल ऑफ सॉल्ट। हो सकता है even though salt was freely available on the coast of India, Indians were forced to indigenously produce it। तो यहाँ पे वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल था सॉल्ट, लेकिन फिर भी यहाँ पे भारतीयों को कहा गया कि आप इसे प्रोड्यूस करें। सोचिए क्या आंसर हो सकता है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट्स को, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। चलिए, ऑन द 91st, 91st क्यों कहा जा रहा है, 1930 के अंदर हुआ था आपका सोल्ट मार्च, डांडी मार्च जो होता है। अगर आपने स्पेक्ट्रम की मेरी सीरीज अच्छे से देखी है तो वहां पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। ऑन द 91st एनिवर्सरी ऑफ द हिस्टोरिक सोल्ट मार्च, जो कि किसके द्वारा लेड किया गया था, इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी इन गुजरात। तो साबरमती से डांडी में गए थे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, साबरमती टू डांडी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है अभी उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है एक सिंबॉलिक 386 किलोमीटर डांडी मार्च फॉलोइंग द सेम रूट। तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इस चीज को कर रहे हैं जो कि डांडी मार्च के टाइम पे गांधी द्वारा किया गया था, ठीक है। इवन दो सोल्ट, अगर हम उस चीज की बात करें तो सोल्ट जो था उस टाइम पे फ्रीली अवेलेबल होता था कोस्ट के ऊपर। अगर आपने ये पूरा इंसिडेंस जो है पढ़ा हो डांडी मार्च का, तो यहाँ पे गांधी जी ने किया क्या था, गांधी जी ने पैदल यात्रा अपनी शुरू करी थी, और कोस्ट जो आपका कोस्टल रीजन था वहां तक गए थे, और वहां पर नमक को बनाया था, ठीक है। क्योंकि उस वक्त ये कहा जाता था जो भारतीय थे, जो इंडियंस थे, दे वर फोर्स टू बाय द सोल्ट फ्रॉम द कॉलोनाइजर्स। उनको फोर्स किया जाता था कि आपको जो नमक है वो ब्रिटिशर से ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन हमारे लोग कहते थे जब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फ्रीली अवेलेबल है तो हमें आपसे खरीदने की क्या जरूरत है। और अभी उसी चीज को ध्यान में रखते हुए 91st एनिवर्सरी उसकी सेलिब्रेट करी जा रही है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक सिंबॉलिक 386 किलोमीटर लंबी डांडी मार्च जो है फ्रॉम अहमदाबाद उसको लॉन्च किया। आप जानते हैं कि इवेंट 75 वीक का एक काउंटडाउन जो है वो शुरू किया जा रहा है, क्योंकि हम 75th एनिवर्सरी पे, जो अपनी इंडिपेंडेंस की 75वीं एनिवर्सरी है, उस तक पहुंच रहे हैं, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। इसके अंदर #75 करके काफी सारी चीजें जो हैं वो शुरू करी गई हैं, जिसको हम आगे आने वाले टाइम में कवर करने वाले हैं। तो ये चीज है, आपका हिस्टोरिकल फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी वजह से आपको लगेगा कि एग्जाम के अंदर एकदम से डांडी मार्च पे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, बिकॉज इट वाज मेंशन्ड इन द करंट अफेयर्स। तभी कोशिश यही होगी इवन यूपीएससी की भी, कि ऐसी चीजों पे हिस्ट्री या ज्योग्राफी को लेकर, पॉलिटी को लेकर क्वेश्चन बनाया जाए जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में अपीयर हो रहे हैं। सो 1882 के अंदर सोल्ट एक्ट गिव ब्रिटिश की उनको मोनोपोली मिल जाए, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे, इवन दो सोल्ट वाज फ्रीली अवेलेबल ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया, यहां तक स्टेटमेंट ठीक है। इंडियंस वर फोर्स्ड टू इंडिजिनियसली प्रोड्यूस इट, नहीं, इंडियंस को तो फोर्स किया जा रहा था कि आप जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनसे ये सोल्ट को परचेज करें और फ्रीली इसे प्रोड्यूस ना करें, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए तभी मैं कह रहा हूं कि स्टेटमेंट दिखने में या पढ़ने में लग सकता है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर उसे एनालिसिस करेंगे, आपको न्यूज पता है इस चीज के बारे में या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट्स पता है, तो ही आप उसे सही मार्क कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने से पहले वंस अगेन आई टेल यू अबाउट क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज, जिसमें आपको 2 आवर्स की जो टाइम है वो एवरीडे बेसिस पे देना है, एंड यू हैव टू कवर द इंपॉर्टेंट एरियाज। इसके अंदर आपको क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज के अंदर आपको दिन में 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है वो इसके अंदर हमने कवर किए हुए हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे वो आपका स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, एनसीईआरटीज को इसके अंदर कवर किया गया है, ज्योग्राफी को इसमें कवर कर रहे हैं, इसके अंदर इकोनॉमिक्स को कवर किया जाएगा, बायो आपका इकोनॉमी इकोलॉजी वाला जो सेक्शन होता है उसे कवर किया जाएगा, करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया जा रहा है, इंडियन पॉलिटीज ऑलरेडी कवर्ड, इंडियन आर्ट एंड कल्चर को इसमें कवर किया जा रहा है। सो बेसिकली विद इन 2 आवर्स अगर आप डेली बेसिस पे अपने डेडिकेट कर पाते हैं और बिल्कुल अगर फोकस करके तैयारी करते हैं, देन डेफिनेटली आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, जो कि आपको अराउंड 35 to 40 एमसीक्यूज को सोल्व करने में हेल्प करेंगे अपकमिंग एग्जाम के अंदर। सो यू कैन एनरोल इन दिस सीरीज ओनली
इफ यू आर एबल टू गिव 2 आवर्स, अगर आप 2 घंटे दे सकते हैं तभी आप exam.netmoc.com पे जाके इस सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हैं, ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो आपके कवर हो सके अपकमिंग प्रीलिम्स 2021 एग्जाम के लिए। और यू कैन ऑल्सो गो फॉर द क्रैश कोर्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स, इसको भी आप ले सकते हैं, और दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन exam.netmoc.com। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। आर्टिकल 243 के इज एसोसिएटेड विद, आर्टिकल 243 की न्यूज में था क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ चीजें कही गई हैं, उसकी को लेकर आर्टिकल 243 के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंडिपेंडेंट पर्संस एंड नॉट ब्यूरोक्रेट्स शुड बी अपॉइंटेड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अभी तक क्या होता था, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट होती थी वो ब्यूरोक्रेट्स को दी जाती थी। जो ऑफिसर्स आप बनने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, तो आप लोगों को ये पोस्ट दी जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट को ये पोस्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं जस्टिस जो है वो आप नहीं करेंगे, और इसी वजह से एक इंडिपेंडेंट पर्सन को ये पोस्ट दी जानी चाहिए। अब उन्होंने ये भी कहा कि गिविंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, क्योंकि देखिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही हैं। दिस एडिशनल चार्ज, अगर ये एडिशनल चार्ज, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज में जिस पोजीशन पे है वो तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी बना दिया जाता है, तो ये एक एडिशनल चार्ज उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है दैट गिविंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिस एडिशनल चार्ज of state election commissioner is a mockery of the constitution. Now this can also come in the mains examination, या इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो चीज कही गई है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट है वो ब्यूरोक्रेट्स को नहीं दी जानी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को दी जानी चाहिए, क्या ये सही चीज है या गलत है। देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें सही कहती है और आपको उससे अग्री होना ही है। अगर आप अग्री होते हैं तो बिल्कुल आप कह सकते हैं, नहीं होते तो भी आप उससे डिनाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जस्टिफिकेशन जो है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जस्टिफाई कर देते हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने, इवन मेंस के आंसर के अंदर, देन यू विल गेट द मार्क्स, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है वहां पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट डजंट मीन कि ये पत्थर की लकीर है, आपको इससे अग्री होना ही पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो डिफाई फ्रॉम इट, हो सकता है आपके ओपिनियन के हिसाब से ये चीज सही ना हो, लेकिन जस्टिफिकेशन आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, चलिए न्यूज तो मैंने आपको बता दी। अब आर्टिकल 243 किससे रिलेट करता है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है, उसके बाद गेस करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाता है। इलेक्शन ऑफ द पंचायत से ये डील करता है। ठीक है, क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन, देखिए जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो काफी सारे इलेक्शंस को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इवन नेशनल लेवल पे जब इलेक्शन होते हैं, आपके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, तो आप मुझे बताएं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्यों के इलेक्शंस कराता है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया में इलेक्शन कराता है, नेशनल लेवल पे इलेक्शन कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या राज्यों के लेवल पे इलेक्शन कराता है, ये बताइएगा मुझे। ठीक है, यस और नो में बताइएगा। तो यहाँ पे न्यूज हमने कवर कर ली है। इट स्टेट्स दैट सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत शेल बी वेस्टेड इन अ स्टेट इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 243 के जो है वो इसी के बारे में बात करता है, इलेक्शन ऑफ द पंचायत के बारे में, कैसे रोल को प्रिपेयर करना है, कंट्रोल कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, कंडक्ट कैसे करना है पंचायत इलेक्शन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। पोलैंड शेयर्स इट्स बॉर्डर विद, पोलैंड जो है काफी न्यूज में है। कल भी हमने LGBTIQ को लेके पोलैंड के बारे में जिक्र किया था। एक दो दिन पहले भी पोलैंड दोबारा से न्यूज में था। तो यहाँ पे पोलैंड की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या रशिया इसके बॉर्डर को टच करता है? व्हाट अबाउट स्लोवेकिया, जर्मनी, फ्रांस, बेलारूस? जल्दी से बताएं। चलिए देखिए, कल न्यूज यही थी, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। यूरोपियन पार्लियामेंट सिंबॉलिकली डिक्लेयर्ड यूरोपियन यूनियन द एंटायर 27 मेंबर ब्लॉक एज एन LGBTIQ फ्रीडम जोन। याद आ रहा है आपको? ठीक है, याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो इसका रिवीजन सेशन होगा, मैराथन सेशन होगा, वो जरूर कर लीजिएगा। द एक्रोनिम मीनिंग लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस, नॉन बाइनरी, इंटरसेक्स एंड क्वेयर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे अगर बात करी जाए, एक बार मैं पोलैंड का मैप आपको दिखा देता हूँ, ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो दिस इज द बाल्टिक सी। ठीक है, ऊपर आपको बाल्टिक कंट्रीज मिल जाएंगे, जिसमें आपका लुथीनिया तो यहीं पे दिख रहा है आपको, एस्टोनिया, लातविया आपको ऊपर दिखेगा। राइट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे रशिया से बॉर्डर टच हुआ। रशिया का ये चीज हमने पहले भी देखी थी कि पूरी की पूरी रशियन कंट्री इतनी बड़ी इस लोकेशन पे है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट इसका जो है वो यहाँ पर भी है। तो ये पोलैंड से टच कर रहा है, ऊपर देखेंगे फिर लुथीनिया टच कर रहा है, बेलारूस टच कर रहा है, यूक्रेन टच कर रहा है, स्लोवेकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, और यहाँ पे आपका है बाल्टिक सी। चलिए देखते हैं हमने कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे लिखी है। रशिया का एक छोटा सा पार्ट टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। स्लोवेकिया कर रहा है, जर्मनी भी कर रहा है, बेलारूस भी कर रहा है, लेकिन फ्रांस का जिक्र कहीं पे भी नहीं था। तो 1 2 3
5। सी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए, तो पोलैंड के मैप के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज रीजन यही है क्योंकि रिसेंटली दिस कंट्री हैज बीन इन न्यूज और काफी ज्यादा न्यूज में आ रही है, तो क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2001 FO32 को लेकर है। पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 2001 FO32 और आपको बताना है इसको लेकर सही स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इट इज अ नियर अर्थ एस्ट्रॉइड। ये एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है जिसको शॉर्ट में नियो भी कहा जाता है, निया कहा जाता है, सॉरी। नेक्स्ट, इट इज पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड ऑफ द जीएस ग्रुप। ये एक हैजार्डस एस्ट्रॉइड है, पोटेंशियली मतलब हैजार्डस हो सकता है, जो कि जीएस ग्रुप के अंदर आता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, ऑन मार्च 21, तो आज 15 मार्च है, तो अराउंड आज से 6th डे में द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड प्रेडिक्टेड टू पास बाय अर्थ इन 2021 विल बी एट इट्स क्लोजेस्ट। तो ये हमारी धरती के सबसे ज्यादा पास की, जो कहते हैं कि बेसिकली ये हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ के काफी पास आ जाएगा। इवन तो अभी भी जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा दूर रहेगा, लेकिन अगर हम यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, इसकी जो सिचुएशन पोजीशन होगी वो अर्थ के काफी करीब होगी। इट इज पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड और नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है, ये भी बात ठीक हो जाती है, और पोटेंशियली हजार्डस भी है। लेकिन यहां तक स्टेटमेंट होती है तो ठीक होती है, जीएस ग्रुप के अंदर नहीं आता है। कोई मुझे बता सकते हैं किस ग्रुप के अंदर है? दिस इज इन द अपोलो ग्रुप। ठीक है, इट वॉन्ट कम क्लोजर देन 2 मिलियन किलोमीटर टू अर्थ। तो अर्थ के 2 मिलियन किलोमीटर से और ज्यादा पास ये नहीं आएगा। तभी मैंने कहा कि देखिए 2 मिलियन किलोमीटर भी अभी पास बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा नहीं माना जाता, बट स्टिल दैट डिस्टेंस इज क्लोज इन एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स। एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में 2 मिलियन किलोमीटर जो है वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं माना जाता, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं माना जाता, विच इज वाई 2001 FO32 हैज बीन डेजिग्नेटेड एज पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड। इवन दो आप कहेंगे 2 मिलियन किलोमीटर तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो डरने की क्या बात है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में उतना ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, पहली करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। व्हाट इज मिंट सिस्टम विच इंडियन आर्मी इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग। अभी दोबारा से बेसिकली इंडियन आर्मी कुछ नए नए इक्विपमेंट्स जो है उसको एक्वायर कर रही है। मिंट सिस्टम जो है वो भी न्यूज में था। मिंट सिस्टम क्या है? कोई ये टैंक है जिसके पास एक नई तरीके की स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। ये कोई मिसाइल है जो काफी पोर्टेबल है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना काफी ईजी है। कोई इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सोल्यूशन है या फिर एक नया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है ये है। सोचे। चलिए, सी द इंडियन आर्मी इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड प्रोक्योरिंग मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल, जिसे कहा जाता है मिंट सिस्टम, अंडर द मेक टू कैटेगरी डीएपी 2022। डीएपी क्या है? डीएपी मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज से अराउंड 30-40 डेज बैक हमने डैप के बारे में पढ़ा था, तो मुझे बताइएगा डैप क्या, अगर आपको याद है तो। द सिस्टम इज एनविसाज्ड एज ए लाइट वेट, बेसिकली काफी लाइट वेट कम्युनिकेशन सिस्टम है, पोर्टेबल है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सोल्यूशन जो है ये प्रोवाइड करेगा। सैटेलाइट के सिस्टम बात करी जा सकेगी, वायरलेस एक्सेस मिल सकेगा, सपोर्ट वॉइस जो है वो भी यहाँ पे आर्मी को मिल सकेगा, वीडियो एंड डेटा जो है वो भी प्रोवाइड किया जा सकेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, मिंट जो है वो आपका मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट सीगेटी, जो कि पूछ रहा है सीगेटी के बारे में, कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशू। इसको लेकर आप बताएं दो स्टेटमेंट से कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सीगेटी में पहले तो इसकी फुल फॉर्म को ध्यान से पढ़े, कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशूज। चलिए देखते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद ब्रिक्स, ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो ग्रुपिंग है उससे एसोसिएट करता है। इट्स फर्स्ट मीटिंग इज हेल्ड अंडर इंडिया चेयरशिप, तो इंडिया की अध्यक्षता के अंदर पहली जो मीटिंग है वो कराई जा रही है इसकी। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, सीगेटी को ब्रिक्स सीगेटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज लीड्स हेल्ड देयर फर्स्ट मीटिंग अंडर इंडियाज चेयरमैनशिप फ्रॉम 9th to 11th मार्च। तो अभी कुछ दिन पहले ही इसके ऊपर ये जो पूरी मीटिंग थी वो करी गई थी, और इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है। इसमें क्या हुआ होगा, क्या क्या डिस्कशन है वो देखेंगे। द थीम, अब थीम आता है वो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, थीम ऑफ ब्रिक्स दिस ईयर इज ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। अब ब्रिक्स एट 15 इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी 2006 के अंदर, तो 15 साल हो रहे हैं इसको, तभी ब्रिक्स एट 15।
और ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस, ये थीम बनाया गया। अब बात करते हैं इसके अंदर बातचीत क्या करी गई, द डिलीवरेबल्स प्रपोज्ड, क्या क्या किए गए। ब्रिक्स कॉपरेशन ऑन मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम पे किस तरीके से कॉपरेशन किया जा सकता है, इसके बारे में बात करी गई। ट्रिप्स को लेकर बात करी गई, कॉपरेशन किस तरीके से किया जा सकता है ट्रिप्स के बारे में, ट्रिप्स वेवर प्रपोजल को लेके। अब ट्रिप्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाता है इसको, तो इसके ऊपर भी चर्चा की गई। फ्रेमवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के फ्रेमवर्क को लेकर बात करी गई, तो ई कॉमर्स का इशू जो था वो भी डिस्कशन में आया। देन एनटीएम, नॉन टैरिफ मेजर रेजोल्यूशंस के ऊपर भी बात करी गई, इन सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, इसको भी हमने 10 से 12 दिन पहले अच्छे से डिस्कस किया था। एसपीएस क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग और नॉन टैरिफ मेजर क्या होते हैं, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, याद है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये चीजें हमने जो है इस पूरी मीटिंग के अंदर करी, और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट चेयर जो है वो करी गई इंडिया के द्वारा, और इसको ब्रिक्स सीगेटी भी कहा जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक दिया गया। आंसर क्या होगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो थी वो ब्रिक्स को लेकर, सीगेटी को लेकर। ठीक, करंट अफेयर्स की सीरीज में 16 मार्च में हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे द हिंदू एंड पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं इसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। एंड लेट्स डिस्कस द टॉपिक्स जो आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले भदर डैम के बारे में जानेंगे, फ्लैश फ्लड क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले, न्यूज में था ये। देन सी बकथॉर्न को लेकर हमने कल एक क्वेश्चन पूछा था, आज एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कुछ नई तरीके से। ट्री लाइन के बारे में जानेंगे, सीवी रमन, आर्टिकल 243 के बारे में जानेंगे, एक मैप रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। देन डिस्कशन करेंगे यूएनआरसी के बारे में, प्रोटीन की एक टाइप के बारे में डिस्कशन होगा, एंड फाइनली आईएमसी क्या है इसके बारे में जानेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट भदर डैम। भदर डैम जो है कहां पर लोकेट करता है ये आपको बताना है। रिसेंटली न्यूज में था, क्यों था वो भी बताऊंगा। क्या ये गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर है। सोचिए, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन, और ये भी देखेंगे कि भदर डैम न्यूज में क्यों था। चलिए, तो रिसेंटली जो डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में डीएसओ कहते हैं, डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन, उसने रेकमेंड किया है कि फ्लड गेट्स जो है जिनको ओपन किया जाता है, क्लोज किया जाता है, जिससे कि पानी का जो लेवल है उसे रेगुलेट किया जाता है, ये जो फ्लड गेट्स हैं इसको रेकमेंड किया है रिप्लेस करने के लिए भदर डैम के अंदर, जो कि 2015 के फ्लैश फ्लड के अंदर डैमेज हो गए थे। तो 2015 में ये जो आपके फ्लड गेट्स हैं इनमें नुकसान हुआ था, और फ्लैश फ्लड की वजह से हुआ था, तो उसको चेंज करने के लिए रेकमेंडेशन यहां पर दे रखी है, और ये न्यूज में था। भदर डैम जो है आपका राजकोट में लोकेट करता है, एंड सेकंड लार्जेस्ट है सौराष्ट्र रीजन के अंदर, ध्यान रखिएगा। आफ्टर, कोई बता सकता है कि पहले नंबर पे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, नाम बताए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। शतरंजी, ठीक है, शतरंजी डैम जो है वो यहाँ का बिगेस्ट है, उसके बाद भदर डैम का नाम आता है। तो ये कहां पे लोकेट करता है, गुजरात के अंदर लोकेट करता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए एक बार मैप पे भी देख लीजिए, दिस इज योर भदर डैम। चलिए ठीक है, सौराष्ट्र आते हैं कुछ और फैक्ट्स के ऊपर। भदर की बात करें तो यहाँ पे आपको भदर रिवर जो वो दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा से आपको दिखा देता हूं। सो भदर इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ काठियावाड़, सौराष्ट्र रीजन जो आपका है पेनिनसुलर इन गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ की मेजर रिवर्स में से एक है, इट ओरिजिनेट्स नियर वाडी इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट एट एन एलिवेशन ऑफ 261 मीटर अबव द सी लेवल। तो वहां से निकलती है, ओरिजिनेशन पॉइंट मैंने बता दिया। देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे भदर डैम की बात करें, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो होगा वो भदर डैम के ऊपर आएगा, भदर रिवर के ऊपर भी आ सकता है। इसका ओरिजिनेशन कहां से होता है जो मैंने आपको बता दिया, नियर वडी इन राजकोट। तो ये चीजें भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। फाइनली ये कहां पे जाके मिलती है, फाइनली इट कॉन्फ्लुएंसेस विद अरेबियन सी, ये भी ध्यान रखिएगा, पोरबंदर से ये आपके कहां पे अरेबियन सी के अंदर मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्योंकि देखिए अभी हमने बात करी थी फ्लड गेट्स जो थे उनको नुकसान हुआ था, उनको डैमेज हुआ था, किसकी वजह से, फ्लैश फ्लड की वजह से। लेकिन फ्लैश फ्लड क्या है ये समझना भी जरूरी है। फ्लैश फ्लड को लेके 3 स्टेटमेंट्स आपसे पूछा है, फ्लैश फ्लड को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो जो चीज पूछी है उसको सर्कल में डालें, यहां पे जो मेन टॉपिक है फ्लैश फ्लड उसको अंडरलाइन करें। फ्लैश फ्लड्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद शॉर्ट हाई इंटेंसिटी रेनस्टॉर्म, तो जो काफी कम लेकिन बहुत तेज मात्रा में और बहुत तेज इंटेंसिटी से ये बारिश आती है, उसे कहते हैं फ्लैश फ्लड्स। हो सकता है दीज आर सडन सर्जेस इन वाटर लेवल्स ड्यूरिंग और फॉलोइंग एन इंटेंस स्पेल ऑफ रेन, तो काफी ज्यादा इंटेंसिटी से जब बारिश आती है तो एकदम से पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहां पे कह रखी है, लेवल जो है वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, मे बी। दीज आर हाईली लोकलाइज्ड इवेंट्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन की बारिश होती है ये काफी लोकल लेवल पे होती है। सोचिए
चलिए देखिए, सबसे पहले तो बात ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ही कम टाइम की ये बारिश होती है, मान लीजिए 15 से 20 मिनट की होती है या आधे घंटे तक की हो सकती है, लेकिन इतने कम समय में भी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, तेजी इतनी ज्यादा होती है कि थोड़े से टाइम में बारिश होने पे भी आपने अपने घरों में भी रियलाइज किया होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश बहुत हल्की इंटेंसिटी से आती है लेकिन पूरा पूरा दिन आती रहती है और पानी इकट्ठा नहीं होता है। लेकिन जब बहुत कम समय के लिए लेकिन बहुत तेज बारिश आती है, इवन थोड़े से टाइम के अंदर भी 15 से 20 मिनट भी बारिश आती है, लेकिन तेजी से आने की वजह से जो स्ट्रीट्स होती हैं वहां पर पानी भर जाता है, ठीक है। तो फ्लैश फ्लड्स भी यही चीज है, फ्लैश फ्लड्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद शॉर्ट हाई इंटेंसिटी रेनस्टॉर्म। तो यहाँ पे जो बारिश होती है इंटेंसिटी जो है काफी ज्यादा होती है लेकिन थोड़े समय के लिए होती है, और वैसे भी जब इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी वो ज्यादा लंबे समय तक के लिए हो भी नहीं सकती है। दीज आर सडन सर्जेस इन वाटर लेवल्स ड्यूरिंग फॉलोइंग एन इंटेंस स्पेल ऑफ रेन। तो यहाँ पे सडन सर्ज हो जाता है वाटर लेवल के ऊपर, वाटर लेवल जो है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। और अगर ये चीज डैम के कॉन्टेक्स्ट में पड़ी जाए तो डैम के जो फ्लड गेट्स हैं वो अगर पानी को रोक रहे हैं तो वो पानी को जो रोक रहे हैं और एकदम से बारिश काफी तेजी से आ जाती है तो उस फ्लड गेट्स के ऊपर प्रेशर जो होगा वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। दीज आर हाईली लोकलाइज्ड। तो ये जो नेचर होता है, जो बारिश होती है, अगर बात करी जाए ये बहुत बड़े रीजन में बहुत इंटेंसिटी से नहीं आती, एक लोकल रीजन होता है जहां पर बहुत इंटेंसिटी से बारिश आती है, ठीक है। आसपास के एरियाज में नहीं आती क्योंकि देखिए वाटर भी तो लिमिटेड ही है ना क्लाउड्स के अंदर, तो वो कितनी तेजी से कितने एरिया को कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। These are highly localized events of short duration with a very high peak and usually have less than 6 hours between the occurrence of rainfall and peak flood। तो यहाँ पे 6 hours का टाइम दिया, मैंने आपको 30 मिनट से समझाया था, लेकिन अब 6 hours जो है टर्म्स के हिसाब से याद रखिएगा। वेरी हाई पीक एंड यूजुअली हैव लेस देन 6 घंटे से कम की बारिश होती है लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर ठीक हो जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सीबकथॉर्न के बारे में है। कल भी हमने सीबकथॉर्न के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन यहां पर जो आपसे पूछा गया है वो कल से अलग है। कुछ चीजें मैंने वैसे कल आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताई थी, लेट्स सी आपने मेरी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना है कि नहीं सुना है। कुछ चीजें जो है वो बिल्कुल न्यू है जो मैंने कल जिसके बारे में जिक्र ही नहीं किया था, लेकिन मैंने ये चीज देखी आप लोगों में से कुछ एस्पिरेंट्स ने जो इन चीजों का जिक्र है, इवन तो कल मैंने बताया नहीं था लेकिन फिर भी कॉमेंट्स के अंदर उस चीज को मेंशन किया गया था। तो ये काफी अच्छी चीज है, जब आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिकॉल करके लिखते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब आप एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने के अपने चांसेस बढ़ाते जाते हैं, ओवरऑल एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो इवन दो अगर मैं कुछ मेंशन नहीं भी करता हूं तो वो भी आप कोशिश करें, अगर आपको उसके बारे में जानकारी है, कमेंट सेक्शन में लिखने की। यहाँ पे सीबकथॉर्न के बारे में पहली स्टेटमेंट है, इट इज लोकली कॉल्ड चरमा इन अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश में इसे चरमा कहा जाता है। मे बी सीबकथॉर्न इज ए सॉइल बाइंडिंग प्लांट, ये एक सॉइल बाइंडिंग प्लांट है। इट्स ए रिच इन ओमेगा फैटी एसिड। ओमेगा फैटी एसिड की बात करी जाए तो ये उसमें काफी रिच होता है। सोचिए क्या आंसर हो सकता है, आपको सही बताना है। चलिए सबसे पहले तो देखिए इसे चरमा कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहां पे कहा जाता है कोई बता सकता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकल लैंग्वेज में इसे चरमा कहा जाता है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट अरुणाचल में नहीं कहा जाता, पहली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। इट इज अ श्रब विच प्रोड्यूसेस एन ऑरेंज येलो कलर्ड एडिबल बेरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार कुछ इस तरीके से दिखती है, एडिबल बेरी और येलोइश ऑरेंजिश कलर की होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे मैं ठीक बताऊंगा, पहले तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपको ठीक बताऊंगा, क्योंकि ये चीज जो है ओमेगा फैटी एसिड के अंदर काफी रिच होता है, काफी विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं। ये कल हमने डिस्कस किया था, जूसेस बनाने में और इवन जैम्स बनाने में भी इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप हेल्थ फूड को सर्च करेंगे अमेजोन के ऊपर तो वहां पे आपको सीबकथॉर्न के काफी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मिल जाएंगे। तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, और सॉइल बाइंडिंग प्लांट कहा जाता है, सॉइल को बाइंड करने में इसका मुख्य रोल रहता है। इन इंडिया इट इज फाउंड अबव द ट्री लाइन, ट्री लाइन के अबव पाया जाता है इन द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में आपका लद्दाख हो गया, स्पीति रीजन हो गया, हिमाचल हो गया, साथ ही साथ अरुणाचल हो गया, यहां पर ये पाया जाता है आसानी से, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा? डी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी ठीक है, पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत हो जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, और यहां पर इसके बारे में अगर मैं एक आपको चीज बताऊं, इवन इसके न्यूट्रिशनल कैप्सूल जो है वो भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो हेल्थ प्रोडक्ट है बेसिकली, ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल वुड भी है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बताया ट्री लाइन के बारे में पिछले क्वेश्चन में। ट्री लाइन क्या होती है? इज इट अ स्ट्रेट लाइन ऑफ अ ट्री? जो ट्री एक होता है उसकी स्ट्रेट लाइन को आप ट्री लाइन कहते हैं। मे बी इट इज द एज ऑफ द हैबिटेट एट विच ट्रीज आर नॉट केपेबल ऑफ ग्रोइंग। एक हैबिटेट की एज होती है जहां पर ट्रीज जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। मे बी एज ऑफ द हैबिटेट एट विच ट्रीज आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग, एक हैबिटेट की एज होती है जहां पे ट्रीज ग्रो कर सकते हैं। मे बी नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं।
सोचे फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, ट्री लाइन इज द एज ऑफ द हैबिटेट एट विच ट्रीज आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग। इट इज फाउंड एट हाई एलिवेशन एंड हाई लैटिट्यूड्स। तो बेसिकली यहां पे मैं आपको बना के दिखाता हूं इसे एक बार। सो ट्री लाइन्स इज द एज ऑफ द हैबिटेट एट विच ट्रीज आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग। इट इज फाउंड एट हाई एलिवेशन एंड हाई लैटिट्यूड। ये मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए दीज आर ट्रीज, ठीक है, अलग अलग टाइप के ट्रीज हैं। ठीक है, सो अगर हम कहें कि यहां तक जो ट्रीज हैं वो ग्रो हो रहे हैं, हो सकता है कुछ इसमें छोटे भी होंगे, कुछ इसमें बड़े भी होंगे, ठीक है, लेकिन दिस इज द लाइन जहां तक ट्रीज ग्रो कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड बियॉन्ड दिस लाइन, इस लाइन के बियॉन्ड में यहां पर ट्रीज नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज बियॉन्ड द ट्री लाइन ट्रीज कैन नॉट टॉलरेट द एनवायरमेंटल कंडीशन। यूजुअली क्या है, कोल्ड टेम्परेचर होता है, उसी वजह से ट्रीज जो है इसको ले नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते। तो यहां पे इसी वजह से ये जो लाइन जहां तक ट्रीज मैक्सिमम ग्रो कर सकते हैं उसे ट्री लाइन कह दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एज ऑफ द हैबिटेट एट विच ट्रीज आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग। जहां तक आपके हैबिटेट की उस एज तक जहां तक ट्रीज ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं ट्री लाइन। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है चंद्रशेखर वेंकटरमन जी के बारे में। तो सर चंद्रशेखर वेंकटरमन जी के बारे में पूछे कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए। पहली कहती है ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1930। तो उन्हें 1930 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था। उनको रमन इफेक्ट के लिए जाना चाहता है। ठीक है, द रमन इफेक्ट इज अ चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट अकर्स व्हेन अ लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय मॉलिक्यूल्स। तो रमन इफेक्ट कहता है कि जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट है उसमें चेंज देखा जाता है जब लाइट बीम जो है वो मॉलिक्यूल से के द्वारा डिफ्लेक्ट हो जाती है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली रिसर्चर्स एट आईआईटी मद्रास they have demonstrated that power transmission cable can be monitored by using Raman thermometry on fiber optic cable। तो उन्होंने ये चीज निकाली है कि जो पावर ट्रांसमिशन केबल है, मान लीजिए पावर ट्रांसमिशन केबल है, इसको उन्होंने कहा है कि मॉनिटर किया जा सकता है। इस पावर ट्रांसमिशन केबल को मॉनिटर किया जा सकता है अगर रमन थर्मोमेट्री को फाइबर ऑप्टिक केबल के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अब इससे होगा क्या, देखिए बेसिकली जो आपकी पावर केबल्स होती हैं उसको उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अभी तक क्या किया जाता था, थर्मल कैमरास का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और मैनुअली इसे मॉनिटर किया जाता था। जो भी आपकी पावर केबल्स होती थी उसके टेम्परेचर को किस तरीके से थर्मल कैमरा के थ्रू मेजर किया जाता था। लेकिन वो पूरा प्रोसेस काफी कंबरसम, काफी कॉम्प्लेक्स था। प्रेजेंट मेथड जो है ये काफी इकोनॉमिकल भी है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी देता है। बेसिकली 10 साल पहले इस आइडिया के बारे में बात करी गई थी और 10 साल के हो गए इसको बेसिकली इस पे रिसर्च करते करते, और अब जाके इसको अचीव किया गया। यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनका ये भी कहना है कि जो ऑप्टिकल फाइबर एम्बेडेड पावर केबल्स हैं वो ऑलरेडी कंट्री में अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसे कुछ अलग से बनाना पड़ेगा, बट अभी तक उसका इस्तेमाल जो था वो पावर केबल को मॉनिटरिंग करने के लिए यूज नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब इस पर्टिकुलर रिजल्ट्स के बाद उनका इस्तेमाल डुअल तरीके से किया जा सकेगा। चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट, ये आपकी जो स्टेटमेंट मैंने न्यूज बेसिकली आपको बताई थी, तो यहाँ पे अगर हम चंद्रशेखर वेंकटरमन जी की बात करें तो उनको नोबेल प्राइज 1930 में मिला था, अपने रमन इफेक्ट के लिए मिला था। एंड ये जो इसकी वर्किंग दे रखी है रमन इफेक्ट जो है, इससे क्या होता है, इट इज अ चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो कि किस वजह से होता है, जब लाइट बीम जो है डिफ्लेक्ट होती है मॉलिक्यूल्स की वजह से। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। लेकिन न्यूज जो थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको अभी समझाई है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज की जो सीरीज है, इसको आप exam.netmock.com पे जाके एनरोल कर सकते हैं। ऑलरेडी 103 डेज जो है वो बचे आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं और अपनी प्रोबेबिलिटी जो है एग्जाम के अंदर सक्सेस की वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 घंटे आपको डेली बेसिस पे देने पड़ेंगे। अभी हम इकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसे कवर कर रहे हैं, सो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके क्लास लेक्चर्स हैं वो तो आपको दिए जाते हैं जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, साथ ही साथ एमसीक्यूज के जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको दिए गए हैं, सो दैट प्रीलिम्स के अंदर तो आपको एमसीक्यूज ही सोल्व करने पड़ेंगे। इट रियली डजंट मैटर आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितनी नहीं पढ़ी हैं, तो वहां पे एमसीक्यूज आप सोल्व कर पाए। ये जो चीज है आपको इन लेक्चर्स के अंदर, जो एमसीक्यूज के लेक्चर्स है उसमें सिखाया जाएगा। उसमें आपको कैसे एलिमिनेशन करना है आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियोस को देखेंगे, मुझे क्वेश्चन को सोल्व करता हुआ देखेंगे, तो आपकी और भी आपको नए एरियाज के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से एमसीक्यूज को सोल्व किया जा सकता है। तो प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज को कैसे सोल्व करना है इसके बारे में आपको इनसाइट जो है वो मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप 3 घंटे दे सकते हैं तो आई सजेस्ट कि क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज में जाइएगा। यहां पर भी आपको डे वाइज प्रिपरेशन करने को मिलती है, तो डे बाय डे आपको असाइनमेंट्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपको मेंस के असाइनमेंट भी दिए गए,
तो प्रीलिम्स के बाद मेंस में भी आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022 और इसमें एनरोल कर सकते हैं, विच इज अ 500 डे असाइनमेंट प्रोग्राम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सा कथन यहां पर आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है आर्टिकल 243 के सब आर्टिकल 1 जो है ये इलेक्शन रोल्स को प्रिपेयर करने को लेकर है, एंड आर्टिकल 243 के 2 जो है टेन्योर एंड अपॉइंटमेंट को लेकर है। देखिए कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल 243 को लेकर ही था, और ये अभी काफी न्यूज में आ रहा है आर्टिकल, तो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल का क्वेश्चन अलग था क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं आने चाहिए, तो बेसिकली सिविल सर्वेंट्स जो बनाए जाते हैं उनको नहीं बनाया जाना चाहिए, उनको एक इंडिविजुअल पर्सन को वो पोस्ट देनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। इसी वजह से आर्टिकल काफी ज्यादा न्यूज में है। और यहां पर जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा। चलिए देखिए आर्टिकल 243 के सब आर्टिकल 1 जो है इट स्टेट्स दैट सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत। तो पंचायत के अंदर जितने भी इलेक्शंस कराने हैं वहां पे जो रोल्स का प्रिपरेशन होता है दैट शैल बी वेस्टेड टू स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो काम स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है। तो यस ये प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शन रोल्स को लेकर है। 243 K2 क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द टेन्योर एंड द अपॉइंटमेंट विल बी डायरेक्टेड एज पर द लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट और टेन्योर जो डिसाइड किया जाएगा वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो जो डिसाइड करता है उसके द्वारा किया जाएगा। तो दोनों ही मैच कर रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। जितनी बार भी इसको लेकर नई नई चीजें न्यूज में आएंगी विल ट्राई टू कवर दैट, क्योंकि हमारा कोई भी एरिया नई न्यूज को लेकर छूटना नहीं चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर पूछा गया है Which of the following country shares border with Myanmar। वैसे हमने इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था। म्यांमार दोबारा से न्यूज में आया, क्यों आया वो बताऊंगा आपको, न्यूज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, लेकिन क्योंकि ये बार बार अलग अलग चीजों की वजह से कल क्यों न्यूज में था, वहां पर जो पीपल थे उन्होंने एक पिटीशन साइन करी थी कि म्यांमार के अंदर जो ये अभी कू किया गया इसके अंदर एक बेसिकली पिटीशन जो थी प्राइम मिनिस्टर को दी गई थी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई थी, तो इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए ऐसी बात कही गई थी। लेकिन अभी म्यांमार किसी और चीज की वजह से न्यूज में है, तो इसी वजह से इसका जो बॉर्डर है और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कुछ नई चीजें भी आज हम कल के कंपैरिजन में यहां देखने वाले हैं। तो क्या अरुणाचल प्रदेश के साथ इसका बॉर्डर टच होता है, व्हाट अबाउट असम, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए रिसेंटली MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने डायरेक्ट किया है नागालैंड को, मणिपुर को, मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को। क्यों? क्योंकि इन्हीं स्टेट्स का, इन्हीं राज्यों का जो बॉर्डर है वो टच होता है म्यांमार के साथ। कि जो इलीगल इन्फ्लक्स है म्यांमार से, तो जो इलीगली माइग्रेंट्स जो हैं म्यांमार से इंडिया में आ रहे हैं उनको रोकने के लिए यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डायरेक्ट किया है इन 4 राज्यों को। इंस्ट्रक्शंस जो है वो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स BGF, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स जिसको आप असम राइफल कहते हैं, इनको भी दी गई है कि आपको भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और जो इन्फ्लक्स है, जो इलीगल माइग्रेंट्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो यहां पे अरुणाचल प्रदेश, 4 नाम मैंने आपको बताए थे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का नाम यहां पे आ रहा है, नागालैंड भी आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। असम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर टच नहीं होता है। मैप पे देख लीजिए एक बार, सो यहाँ पे ऊपर अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर टच हो रहा है, देन नागालैंड का हो रहा है, नाग के नीचे मणि रखी हुई है तो मणिपुर का बॉर्डर टच हो रहा है, और नीचे मिजोरम का बॉर्डर आपका टच हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताएं कि किसका बॉर्डर सबसे ज्यादा टच होता है या कम टच होता है, तो कैसे बताएंगे। देखिए इंडिया म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर का बॉर्डर टच होता है। ठीक है, क्या मुझे कोई बांग्लादेश का कितना बॉर्डर टच होता है, इट इज 4696 किलोमीटर। ठीक है, 1643 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो किसका टच हो रहा है, यस ये टच हो रहा है म्यांमार का, लेकिन यहां पे अलग अलग राज्यों का अलग अलग है। सबसे कम है नागालैंड का 215 किलोमीटर। देखिए एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग पूछा जा सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये एरिया काफी न्यूज में, इसी वजह से बता रहा हूं। नागालैंड के बाद मणिपुर का एरिया टच होता है 398 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आपका है मिजोरम, कितना है 510 किलोमीटर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भी इसके करीब ही है 520 किलोमीटर। ठीक है, तो असेंडिंग में पूछेंगे तो 1 2 3 4, डिसेंडिंग में पूछेंगे तो 4 3 2 1, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि UNRC यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को लेकर है। पूछा गया इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। द कन्वेंशन बिल्ड्स ऑन आर्टिकल 14 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। ये जो कन्वेंशन बनाई गई है ये आपके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के आर्टिकल 14 के ऊपर बनाई गई है। द कन्वेंशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर सम वीजा फ्री ट्रैवल
फॉर होल्डर्स ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूड अंडर द कन्वेंशन। तो इस कन्वेंशन के अंदर जिनको वीजा इशू किया गया है, वीजा फ्री ट्रैवल जो है वो इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है। इंडिया जो है वो भी इस कन्वेंशन का मेंबर है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, अभी यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 जो है न्यूज में था, इसी वजह से क्वेश्चन बनाया गया। इट इज अ यूनाइटेड नेशन दैट इज यूएन मल्टीलेटरल ट्रीटी। ये यूएन की मल्टीलेटरल ट्रीटी है दैट डिफाइंस हु इज रिफ्यूजी, जो ये बताता है कि रिफ्यूजी कौन है, एंड सेट्स आउट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, उनके राइट्स जो हैं जो असाइलम सीकर्स को दिए गए हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं नेशंस की, उसके बारे में यहां पे वर्णन किया गया है। इट ऑल्सो सेट्स आउट विच पीपल डू नॉट क्वालिफाई एज रिफ्यूजी, सच एज वॉर क्रिमिनल्स जो होते हैं, दे आर नॉट क्वालिफाइड एज रिफ्यूजीज। ठीक है, तो ध्यान रखें कि ये भी इसमें बताया गया है। तो कन्वेंशन जो है 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पर बेस्ड करती है, बिल्कुल ठीक है। एट द सेम टाइम कन्वेंशन जो है वीजा फ्री ट्रैवल भी प्रोवाइड करती है, लेकिन इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस कन्वेंशन, ध्यान रखिएगा। हेंस आंसर विल बी ए, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज सेट टू कॉज येलो फीवर, डेंगू एंड जीका। तो यहाँ पे न्यूज थी एक पर्टिकुलर मॉस्किटो को लेके, उस मॉस्किटो के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोटीन पाया जाता है, और रिसर्चर्स ने फाउंड किया है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है दैट वर्क्स बाय डिस्टेबलाइजिंग द वायरल एनवलप, ब्रेकिंग द प्रोटेक्टिव कवरिंग, और प्रोटीन डज नॉट अफेक्ट वायरसेस दैट डू नॉट हैव एन एनवलप। तो यहाँ पे बताए जल्दी से कौन सा वायरस है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है AEG12, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। The last question talks about the index monitoring cell was set up by IMC। जो है इसे किसके द्वारा सेटअप किया गया? नीति आयोग के द्वारा, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा, या फिर MEA के द्वारा? सोचिए। चलिए देखिए, अभी रिसेंटली एक रैंकिंग निकाली गई जिसमें इंडिया का जो रैंक था कुछ खास नहीं था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लाया गया और उसके अंदर हमारा जो रैंक था वो कुछ खास नहीं था। क्या रैंक था वो मुझे बताइएगा। तो कहा गया कि हम एक कमेटी बनाएंगे और इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल जो है उसे सेटअप किया गया इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। 20 द करेक्ट आंसर, विद स्टेक होल्डर्स, ताकि इंडिया की जो रैंकिंग है वो बढ़ाई जा सके, इंप्रूव करी जा सके। किसके अंदर? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीज करी गई यहाँ पे। 15 मेंबर कमेटी विच हैड 4 मीटिंग्स बिटवीन मे एंड दिसंबर लास्ट ईयर, एज 4 जर्नलिस्ट भी हैं इसके अंदर, गवर्नमेंट फंक्शनरीज भी हैं। इट इज चेयर्ड बाय कुलदीप सिंह धतवालिया, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। कमेटी एज 10 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो ये जो सेटअप करी गई थी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो हमारा है, उसमें हमारी रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा सेटअप करी गई थी। तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। हमारी रैंकिंग जो है वो अगर आपको पता है तो प्लीज बताइएगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए 17 मार्च पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू और PIB के MCQs जो है वो आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए आज के टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो NCT जो है, NCT बिल 2021 काफी न्यूज में था, इसके बारे में जानेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानेंगे। आर्म्स इंपोर्ट एंड आर्म्स एक्सपोर्टर्स को लेकर भी एक लिस्ट जारी हुई है, उसको लेकर 2 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नोटा को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा। प्रोजेक्ट रीहैब के बारे में जानेंगे। इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। देन एक ज्योग्राफी रिलेटेड हमारा क्वेश्चन रहेगा, 12 लचा पास का, न्यूज में था और मैंने आपको बताया कि जितनी भी चीजें चाहे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ही क्यों ना हो, एंशिएंट हिस्ट्री क्यों ना हो, जो चीजें आपके करंट अफेयर्स में अपीयर हो रही है वो इन सब्जेक्ट्स के लिए भी, स्टैटिक के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो स्टैटिक इज नॉट स्टैटिक पर से, कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में उससे चीजें रिलेटेड अपीयर होती हैं और वो इसी वजह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन हम एक आर्ट एंड कल्चर का भावना डांस जो है इसके बारे में जिक्र करेंगे, अगेन करंट अफेयर्स में था ये, एंड कथकली डांस भी करंट अफेयर्स में था। इवन दो ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आपके आर्ट एंड कल्चर के हैं, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर्स में किसी ना किसी रीजन की वजह से वो भी हम डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, काफी न्यूज में है। इसको लेकर पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट इस बिल को लेकर सही है। ये बिल क्या करने वाला है? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द LG लेफ्टिनेंट गवर्नर whether taken on the advice of minister or otherwise shall be expressed to be taken in the name of LG। तो यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो LG के द्वारा लिए जाएंगे वो एक LG के नाम पर ही लिए जाएंगे। हो सकता है द बिल गिव्स discretionary power to the LG even in the matters where the legislative assembly of Delhi is empowered to make laws। तो जहां पर दिल्ली असेंबली जो है उसको लॉज बनाने की पावर है, वहां पर भी LG जो होंगे वो डिस्क्रेशनरी पावर उनको दे दी जाएगी। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन।
चलिए देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बिल को मूव किया लोकसभा के अंदर, इन विच इट इज प्रपोज्ड दैट द गवर्नमेंट इन द एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली मेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर हम दिल्ली की गवर्नमेंट की बात करते हैं, इट मींस हम एलजी ऑफ दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कर रहे हैं, तो जब भी दिल्ली की गवर्नमेंट, दिल्ली की सरकार की बात करी जाएगी, उसको सिनोनिमस देखा जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेटली सीएम जो है वो इस चीज को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा टाइम एंड अगेन देखा गया है कि सेंटर में गवर्नमेंट अलग है और दिल्ली में गवर्नमेंट अलग है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, चाहे वो अभी आप फार्मर्स प्रोटेस्ट में देखें या फिर शाहीन बाग वाले केस में देखें, तो ऐसा टाइम एंड अगेन देखा गया है। इवन जो पुलिस पावर है वो दिल्ली के पास नहीं है, दिल्ली की गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो सेंटर के पास ही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास ही है। लेकिन ये चीज काफी बार देखी गई है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो सरकार होती है वो इवन देश के विरोध में भी जाकर एक्शन लेना शुरू कर देती है, और ऐसा हर कोई करता है, किसी XYZ की बात नहीं करूंगा मैं यहां पर। तो यहां पे इसी चीज को कर्टेल करने के लिए ही नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है अमेंडमेंट बिल, इसको लाया गया है। और यहां पर आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, सोचे। चलिए देखिए, एमएचए ने मूव किया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेचर, और ऐसे कौन कौन से हमारे यहां पर केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के अंदर, जिसके पास अपनी लेजिस्लेचर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज बताइएगा। एंड इट केम इनटू बीइंग इन 1991, जो अगर हम दिल्ली की बात करें, यूटी के अंदर जो लेजिस्लेचर है 1991 में अंडर आर्टिकल 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसे इंसर्ट किया गया था 69th अमेंडमेंट के थ्रू, और लेजिस्लेचर को बनाया गया था। As per the existing act, the legislative assembly has the power to make laws। तो अभी जो पावर है किसके पास है? असेंबली के पास है, जैसे कि बाकी सभी राज्यों के अंदर होता है। इन ऑल द मैटर्स एक्सेप्ट, कौन कौन से वो 3 मैटर्स हैं मैंने आपको बताया हुआ है, वैसे ही PPL करके याद कराया था आपको, जो हमारी लक्ष्मीकांत की सीरीज है, इसको आप exam.netmock.com पे देख लीजिएगा। इस सीरीज में मैंने आपको बताया था, जब हमने आर्टिकल 239AA के बारे में जिक्र किया था, इसको डिस्कस किया था, तो PPL क्या है? पब्लिक ऑर्डर। P stands for public order, then P stands for police, L stands for land, police and public order। तो इन 3 एरिया को छोड़कर बाकी जगह पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका यहां उसके पास पावर होती है, उसी की चीजें चलती हैं, लेकिन इन 3 एरियाज के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी बात नहीं मानी जाती है। अगर बात करी जाए जो अभी हमारे यहाँ पे बिल लाया गया है, तो यस, ये चीज बात करी जा रही है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन एलजी के नाम पे लिए जाएंगे, वहां पे जो गवर्नमेंट का मतलब होगा वो एलजी होगा, बिल्कुल ठीक है। और द बिल गिव्स डिस्क्रेशनरी पावर, तो यस, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको यहाँ पे डिस्क्रेशनरी पावर भी देने की बात करी जा रही है। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ, तो कौन से राज्य का स्टेट बर्ड है ये? बेसिकली आपको इजी क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस स्टेट बर्ड के बारे में, लेकिन अभी ये न्यूज में था, रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो कौन से राज्य का है ये? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आसाम में, या फिर राजस्थान में? सोचिए। चलिए देखिए, सबसे पहले तो IUCN स्टेटस बताइए, क्योंकि ये भी डिस्कस किया हमने। आप IUCN स्टेटस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मीनवाइल मैं आपको न्यूज बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट बर्ड, क्योंकि काफी ज्यादा इंस्टेंसेस के अंदर देखा गया कि जो बड़ी बड़ी पावर लाइंस होती हैं, जिनसे पावर ट्रांसमिशन होता है, ये जो बर्ड है क्योंकि ज्यादा उड़ नहीं सकता है, लेकिन काफी बार इसका कोल्यूजन हो जाता है उन पावर लाइन से। उन पावर लाइन से जब ये बर्ड कोलाइड करता है तो करंट लगने से इसकी मौत भी हो जाती है। ठीक है, और इसी वजह से इसका नंबर जो है वो कम भी हो रहा है। दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और कहा कि ये जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, और ये जो है इसकी जो डेथ हो रही है पावर लाइंस की वजह से, आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, लेकिन आज से 3 से 4 महीने पहले हमने एक न्यूज पढ़ी थी जिसके अंदर कुछ राज्यों ने क्या किया था, जो उनकी ट्रांसमिशन लाइन थी उसके ऊपर रिफ्लेक्टर्स लगा दिए थे। ठीक है, रिफ्लेक्टर से क्या होता था, जो ये बर्ड था उसको कई बार ये लाइंस नहीं दिखती उड़ते हुए, काफी बेसिकली अगर स्पीड से उड़ रहा है तो नहीं दिखाई देती और इस वजह से कोलिजन हो जाते हैं। लेकिन रिफ्लेक्टर लगाए गए थे कि जो रिफ्लेक्टर होगा उसकी ब्राइटनेस से जो बर्ड है उसको समझ में आ जाएगा कि यहां पर नहीं उड़ना है, इसके नीचे से निकल के जाना है, ऊपर से निकल के जाना है। ठीक है, ये न्यूज मैंने आपको बताई थी। अब दोबारा से ये न्यूज आई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, तो ये इशू इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इट इज अ स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। ए हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सो दिस वाज द न्यूज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले मैंने आपको वैसे IUCN स्टेटस का बता दिया है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये कौन से शेड्यूल के अंदर है? शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है, और साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN के हिसाब से, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आर्म्स इंपोर्ट को लेकर है। पूछा गया है 3 स्टेटमेंट्स देखिए कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है आर्म्स के इंपोर्ट को लेकर।
और ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है किसके द्वारा लाई गई है, अगर आपको पता है तो बताइए, अदरवाइज जब इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं तब आपको बताऊंगा। इजराइल इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स, इजराइल जो है सबसे बड़ा इंपोर्टर है आर्म्स का। इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट इंपोर्टर है, हो सकता है। रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी गई है यूएनएससी के द्वारा, सोचे फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, जो सिप्री जो है, सिप्री SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा रिपोर्ट निकाली गई और कहा है कि 2011 से 15 के बीच में 33% आर्म्स का जो इंपोर्ट था वो डिक्रीज हुआ था 2011-15 से एंड 2016 से 20 के जो ये टाइम पीरियड है इसके अंदर। लेकिन ये कहा गया कि इंडिया स्टिल कंटिन्यूज टू रिमेन द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। तो दुनिया के अंदर इंडिया जो है सेकंड, दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है आर्म्स का, ठीक है। सो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर, ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे इजराइल नहीं है, क्योंकि इजराइल तो एक्सपोर्ट करने में इसको महारत हासिल, एक्सपर्टीज है। नंबर 1 पे है सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो तेल बेच के सऊदी अरेबिया क्या लेता है? आर्म्स को इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से आप इसको यहां से एलिमिनेट करें, ए और बी को एलिमिनेट करें। सेकंड ठीक है, मतलब आंसर या तो सी होगा या डी होगा, थर्ड स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगा। रिपोर्ट मैंने आपको बताई दिया, सिप्री के द्वारा लाई गई है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, हेंस यूएनएससी इनकरेक्ट हो जाएगा एंड सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान रखिएगा, कौन सबसे बड़ा इंपोर्टर है, कौन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसके द्वारा रिपोर्ट लाई गई है ये भी आपको पता होनी चाहिए। इवन इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली यहां पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि इंडिया सबसे ज्यादा आर्म्स किससे इंपोर्ट करता है, पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे, बताइए। चलिए देखिए, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो आर्म्स को इंपोर्ट किया जाता होगा। और जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है उसके अंदर बताया भी गया है कि सबसे ज्यादा आर्म्स जो है वो कहां से इंडिया इंपोर्ट करता है। तो यहां पे क्या आंसर होगा बताएं। देखिए पहले नंबर पे है रशिया, 49% आर्म्स जो है वो रशिया से इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। फ्रांस से 18% आते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है इजराइल का, इजराइल से 13% आते हैं। और यूएस से आप बताइएगा, यूएस चौथे नंबर पे है वैसे, तो यूएस से भी काफी ज्यादा मात्रा में आर्म्स जो है उसका इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 1 2 4 3, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आर्म्स की इंपोर्ट की पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ऑन द कॉन्ट्ररी 23% डिक्रीज देखा गया। अब देखिए वहां की इकोनॉमी जो है वैसे ही ड्विंडल कर रही है, नीचे जा रही है, तो बाकी सभी एक्टिविटीज के लिए भी पैसे नहीं है। इवन दो दे फोकस अ लॉट ऑन आर्म्स एंड एम्यूनिशन, स्टिल उसके अंदर एक डिक्रीज देखा गया। चाइना अकाउंटेड फॉर 61% ऑफ इट्स इंपोर्ट इन 2001-15 एंड फॉर 74% इन 2016-20। तो वहां पे जो इंपोर्ट है वो भी काफी ज्यादा किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का नंबर आपको बता दिया, वो चीजें नहीं पूछी जाएंगी, बट यस मेंस में कहीं ना कहीं उस डेटा को आप यूज कर सकते हैं। यहां पर जो पूछा जाएगा कि इंडिया को सप्लाई करने के लिए कौन सी कंट्री नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, नंबर 4 पे है। अगर हम ओवरऑल बात करें, देखिए ये तो इंडिया की रैंकिंग है, ओवरऑल बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा आर्म्स का एक्सपोर्टर कौन है, तो कौन होगा वो बताएं? यूनाइटेड स्टेट्स, ध्यान रखिएगा। यहां पे मैंने आपको कुछ डेटा भी दिखाया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट इन विच केस डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस नोटा दैट इज नन ऑफ द अबव इन डायरेक्ट इलेक्शन टू अलाउ वोटर्स टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट इफ नन ऑफ द कैंडिडेट इज एक्सेप्टेबल टू देम। तो अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो इसके लिए नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था। और यह पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा था कि आप इस तरीके का एक प्रोविजन जो है वो इंट्रोड्यूस करें। क्या वो नानावती केस में कहा गया था, पीयूसीएल के केस में कहा गया था, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो के केस में कहा गया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कहा गया था? सोचिए। चलिए देखिए, रिसेंटली हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि आप रिस्पॉन्ड करें। एक प्ली फाइल करी गई थी जिसमें यह कहा था कि ज्यादातर अगर वोट्स जो हैं वो नोटा को दिए गए, मतलब नन ऑफ द अबव, अगर सभी लोग जो है नोटा को चूज करते हैं तो क्या इलेक्शन को कैंसिल नहीं कर देना चाहिए और नए कैंडिडेट्स जो हैं उनको नहीं चूज करना चाहिए? तो यहां पे रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि भाई इस चीज का जवाब दो, ठीक है। बात करी जाए ईसीआई की, तो नोटा कब आया था? पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर आया था। बी इज द करेक्ट आंसर। आई एम प्रीटी श्योर ये तो आपने आंसर सही कर दिया होगा कुछ एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए, क्योंकि हमें पता है कि कुछ साल पहले ही आया है। तो ये 1985 का केस तो निकाल सकते थे। नानावती का केस भी क्वाइट फेमस है, तो ये भी एलिमिनेट किया जा सकता था। केशवानंद भारती केस और पीयूसीएल के बीच में कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन केशवानंद भारती का केस जो है वो भी 1973 का है, तो वो भी काफी पुराना है। तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए आप डायरेक्टली बी को मार्क कर सकते थे। चलिए, सो नोटा यहां पे बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, सो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज अभी एग्जाम को आपके 102 डेज ही बचे हुए हैं।
आप में से कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या एक दिन में 2 से ज्यादा लेक्चर्स या 1 से ज्यादा दिन को कवर किया जा सकता है, तो डेफिनेटली आप अगर सब्सक्राइब करते हैं इसको, बिकॉज ऑलरेडी इसके अंदर जो लेक्चर्स हैं वो दिए जा रहे हैं आपको, तो आप एक दिन में 1 दिन को कवर करना चाहें कर सकते हैं, 2 दिन को कवर करना चाहें, इवन 5 दिन को कवर करना चाहें, 10 दिन को कवर करना चाहें तो कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कितने घंटे दे सकते हैं, क्योंकि एक दिन को कवर करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम देना पड़ेगा। अगर आप यहां पर 6 घंटे एक दिन में दे सकते हैं पढ़ाई के लिए अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली 2 into 3 3 दिनों की तैयारी आप कर सकते हैं, 3 दिनों को आप कवर कर सकते हैं एक दिन के अंदर। सो डोंट वरी अबाउट इट कि आप सिर्फ एक दिन में एक ही दिन को कवर कर पाएंगे। मटेरियल इज ऑलरेडी देयर और वहां पे डेली बेसिस पे अपडेट भी किया जा रहा है, तो आप मल्टीपल डेज को भी कवर कर सकते हैं, उस चीज की लेकर स्ट्रेस मत लीजिएगा। बट द थिंग इज यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 आवर्स। आपको 2 घंटे जो है, देखिए इतना बड़ा एग्जाम है तो 2 घंटे जो है वो तो एटलीस्ट आपको मुझे देने ही पड़ेंगे, सो दैट हम मेजर एरियाज जो है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज एग्जाम के लिए कम से कम उसको कवर कर सके। यहाँ पे जो सैटरडेज एंड संडेज हैं उनको भी अच्छे से यूज किया जाता है, बिकॉज आपका मॉक टेस्ट होता है, यहाँ पे मैराथन सेशंस होते हैं, तो यहाँ पे आपकी और भी अच्छे से तैयारी हो जाती है और अपकमिंग एग्जाम के लिए आप पूरे प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर आप 3 घंटे दे सकते हैं देन आई रिक्वेस्ट यू कि 200 डेज के लिए जाइएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलते हैं इवन वीकली बेसिस पे, और एडिड मटेरियल, वैल्यू एडिड मटेरियल जो है वो भी इसके अंदर दिया जाता है। सो इट इज इवन 1 स्टेप अहेड ऑफ 100 डेज। बाकी अगर टाइम नहीं है तो ऑफकोर्स 100 डेज के लिए जा सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर द मिशन यूपीएससी 2022, क्योंकि यहां पे आपको 500 डेज का मटेरियल मिलता है, जो कि आपके एनसीईआरटी से लेके आपकी जो बुक्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, वैल्यू एडिड मटेरियल है, नोट्स हैं, मॉक टेस्ट है, वो सभी चीजें, इवन मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो भी इसके अंदर कवर करी हुई है, जैसे कि मेंस की आंसर राइटिंग इसके अंदर भी कवर करी है। सो यू कैन डिसाइड कि किस साल आपको एग्जाम देना है और कितना टाइम आप दे सकते हैं, उस हिसाब से आप सीरीज के अंदर एनरोल कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। प्रोजेक्ट रीहैब के बारे में क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। ये किसका इनिशिएटिव है? रीहैब का मतलब है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज इज एन इनिशिएटिव। क्या ये केवीआईसी का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट का है, नीति आयोग का है, या फिर ट्राइफेड का है? सोचे। चलिए देखिए, आप जानते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है काफी बड़ी प्रॉब्लम है। आई रिमेंबर जब मैं मेंस का एग्जाम मैंने क्रैक किया था, मेंस का एग्जाम दे रहा था, तो तब भी ये क्वेश्चन जो था मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेके उस साल में पूछा गया था। तो यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जा रहा है कोडागु कर्नाटका के अंदर, जहां पे बी बॉक्सेस जो है, बी बॉक्सेस रखे जाएंगे ऑन द पेरिफेरी ऑफ फॉरेस्ट। तो मान लीजिए ये सिटी है, ठीक है, एंड दिस इज द फॉरेस्टेड रीजन, तो इसकी पेरिफेरी के ऊपर बी बॉक्सेस जो है, मधुमक्खी के जो बॉक्सेस हैं वो रखे जाएंगे, क्योंकि हाथी जो है वो मधुमक्खी के आसपास नहीं आता है। तो ये कोशिश करी जा रही है कि जो हाथी है वो जंगल में ही रहे, वो सिटीज के अंदर ना आए, क्योंकि जब सिटीज के अंदर आते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, हाथी बहुत ज्यादा नुकसान भी कर देता है, और फिर जो ह्यूमंस है डेफिनेटली उनका भी नेचुरल रिस्पॉन्स हाथी को मारना ही होगा, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज को रोका जाए, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए, इसी वजह से ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर लाया गया है। दिस आइडिया स्टेम्स फ्रॉम कि एलिफेंट जो है उसको बीज से डर लगता है, उसको जो मधुमक्खी है उससे डर लगता है। इसी चीज को ध्यान में रखकर ये एक आइडिया लाया गया है। बिटवीन 2015 एंड 20, अगर पिछले 5 सालों की बात करें, नियरली 2500 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। तो देखिए यहाँ पे इंसानों की जान ज्यादा जा रही है, 2500 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं एलिफेंट अटैक की वजह से, और इसी वजह से इस चीज को रुकना और रोकना काफी जरूरी है। 170 ह्यूमन फैटालिटीज जो है वो सिर्फ कर्नाटका से ही हुई है, तो काफी बड़ा नंबर जो है वो कर्नाटका से आया है। यहाँ पर केवीआईसी के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रोका जा सके, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो 2 इंस्टीट्यूशन आपके सामने दिए, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। पहला नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में निफ्टम कहा जाता है। सेकेंड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। सोचे दोनों में से कौन सा है, फिर इसके बारे में हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली राज्यसभा पास द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट बिल 2019, और इसी के बाद 2 इंस्टीट्यूशन जो है, जो निफ्टम है और आपका IIFPT है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, दोनों को ही यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, इसका दर्जा जो है वो दिया गया है। दोनों कहां पे लोकेट करते हैं, क्या कोई बता सकता है? चलिए, दिस वन इज इन कुंडली, हरियाणा, और ये सेकेंड वन जो है ये तंजावुर, तमिलनाडु के अंदर लोकेट करता है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है बारालाचा पास के बारे में। पूछा गया बारालाचा पास को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है।
पहली स्टेटमेंट कहती है बारालाचा पास इज इन हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में है। इट इज लोकेटेड इन जास्कर रेंज, जास्कर रेंज में लोकेट करता है। द पास ऑल्सो एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन द गंगा रिवर एंड यूनाम रिवर, गंगा रिवर और यूनाम रिवर के बीच में वाटर डिवाइड जो है वो क्रिएट करता है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो जो है उसने रीओपनिंग करी है और वर्क जो है रीओपनिंग का स्टार्ट कर दिया है क्रूशियल बारालाचा पास जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेट करता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रीओपन करके यहाँ पे जो काम है उसे शुरू कर दिया, इसी वजह से ये न्यूज में था। और ये किया गया मच बिफोर द शेड्यूल, शेड्यूल से काफी पहले, ताकि लेह लद्दाख से कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, ब्रो दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं बताइएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमने काफी बार डिस्कस किए। तो हिमाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही हो जाता है। एंड यस, इट इज लोकेटेड इन द जास्कर रेंज, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। बट द पास एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन दो रिवर्स के नाम क्या क्या है, देखिए यूनाम रिवर जो है बिल्कुल करेक्ट दी गई है, बट द फर्स्ट रिवर इज भागा रिवर, भागा एंड यूनाम के बीच में ये वाटर डिवाइड का काम करता है। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा आपका, ए विल बी योर करेक्ट आंसर, बट बीआरओ की मिनिस्ट्री जो है वो मुझे जरूर बताइएगा। चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर जो कि भावना को लेकर है। भावना ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म इज प्रेवलेंट इन विच स्टेट, भावना जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है ये किस राज्य से आती है, जल्दी से बताएं क्या आंसर हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका है उड़ीसा का, फिर असम है, फिर गुजरात है, फिर केरला है। सोचे, चलिए देखिए, भावना इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट विद रिलीजियस मैसेज, तो इसमें रिलीजियस मैसेज भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है। ठीक है, दिस इज प्रेवलेंट इन असम, असम के अंदर प्रेवल करती है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसेंटली इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको डिस्कस करना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट यस क्योंकि भावना के बारे में जिक्र हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज ए क्रिएशन ऑफ शंकर देव रिटन इन द अर्ली 16th सेंचुरी, तो क्रिएशन किसके द्वारा करी गई है, शंकर देव के द्वारा। ठीक है, और यहां पर कुछ और चीजें अगर डिस्कस करें, द भावनास आर रिटन इन असमीज एंड ब्रजवाली लैंग्वेज, तो ब्रजवाली लैंग्वेज और असमीज के अंदर इसे लिखा गया। द प्लेस ऑफ भावना जो इसके अंदर प्लेस करे जाते हैं, दे आर पॉपुलरली नोन एज अंकिया नाट्स, अंकिया नाट्स, नाट नाटक से ही निकला है, अंकिया नाट्स, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहां पे देयर स्टेजिंग जो है, ये अंकिया नाट्स की जो स्टेजिंग होती है उसे कहते हैं भावना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, जो कि कथकली को लेकर है। कथकली इज ए मेजर डांस फॉर्म, तो ये कहां से, ये डांस फॉर्म कहां से आता है, ये डांस फॉर्म कहां की है, आंध्र प्रदेश की है, तेलंगाना की है, केरला की है, या फिर तमिलनाडु की है। सोचे, फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों हम इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। चलिए देखिए, गुरु चेमनचारी कुनीर रेमान नायर, ये रिसिपिएंट है पद्मश्री के, उनकी डेथ हुई अभी, 104 साल के थे वो। ठीक है, और वो क्योंकि इसी पर्टिकुलर डांस फॉर्म से आते थे, कथकली से, इसी वजह से कथकली का भी जिक्र किया गया था, और ये जो कुनी रमन नायर जी हैं उनका भी जिक्र किया गया था। तो इसी वजह से क्वेश्चन कथकली के ऊपर बन के आ सकता है। पर्सनैलिटी के ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन जो है यूपीएससी के अंदर नहीं पूछे जाते, हालांकि पीसीएस या दूसरे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, 1999 केरला संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप जो थी वो उनको दी जा चुकी है। 2017 में पद्मश्री भी दिया जा चुका है। संगीत नाटक अकेडमी टैगोर अवार्ड जो है वो भी कथकली के अंदर उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए उनको दिए जा चुके हैं। चलिए, तो आंसर यहां पे हो जाएगा सी, कथकली कहां से आती है, केरला से आती है। काफी इजी क्वेश्चन था ये तो कंपैरेटिवली। जो मैप रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, खासतौर पे ऐसे मैप रिलेटेड क्वेश्चन और ऐसी जगहें जो कि न्यूज में अपीयर होती हैं, तो उसके ऊपर मैप का क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम आज कवर करने वाले हैं अलोंग विद अदर इंफॉर्मेशन। चलिए एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। स्वाजीलैंड के बारे में जानेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में जानेंगे, एक क्वेश्चन हमारा लीबिया को लेकर रहेगा, गोदावरी को लेकर भी एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है। देन बोगेनवेल आइलैंड के बारे में भी डिस्कशन होगी, नियोलिथिक साइट्स को जानेंगे, कैस्पियन सी, माउंट सिनबंग, पेंटलैंड, वेटलैंड और सीरिया को लेकर हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो यहाँ पे चलते हैं अभी आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड न्यूज में था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने अपनी ग्रीफ को एक्सप्रेस किया है, क्योंकि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी अभी डेथ हुई थी, उनका डिमाइस हुआ था, तो तभी यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी यहाँ पे कुछ वक्तव्य अपने दिए थे। तो स्वाजीलैंड जो है हमारा टॉपिक है, इसको आप करें अंडरलाइन, जो चीज रिक्वायर्ड है करेक्ट या इनकरेक्ट उसको डालें सर्कल के अंदर और फिर 1 by 1 स्टेटमेंट्स को पढ़ें। देखिए इसको सर्कल में डालना जरूरी है क्या, ताकि जब आप पहली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, सेकंड पढ़ लेते हैं, थर्ड पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपका ध्यान सीधा इस सर्कल के ऊपर जाता है कि क्या पूछा है, तो आपसे गलती होने के चांसेस
कम हो जाते हैं। देखिए ज्यादातर गलती तभी होती है जब यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो हम यही समझते हैं कि करेक्ट ही पूछा गया होगा। तो जब इनकरेक्ट पूछा होता है, जैसे ही हम 3 स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ये बड़ा बड़ा सर्कल हमें दिखाई देता है और फिर हमें पता चलता है अरे इसमें तो इनकरेक्ट बताना है, हमें गलती नहीं करनी है। अगर हम इसको सर्कल नहीं करेंगे, पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ते पढ़ते हम भूल चुके होंगे कि हमें इनकरेक्ट आंसर करना है और तब गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन में डिमांड जो है वो पहले ही देख रहे हैं। सो इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, हो सकता है। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करती है, ये भी हो सकता है। इट इज एन यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, यहां पे आपको जो कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं क्वेश्चन के अंदर वो भी पहचाननी है। देखिए अगर आप देखिए सेकंड स्टेटमेंट को और थर्ड स्टेटमेंट को, क्या आपको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लग रहा है? अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है कि साउथ अफ्रीका कहां पे एग्जिस्ट करता है, देन यू विल गेट एन आइडिया कि साउथ अफ्रीका जो है वो कहां पे एग्जिस्ट करता है। साउथ अफ्रीका आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है, और इसी वजह से या तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक होगी या यूरोपियन कॉन्टिनेंट। अगर वो साउथ अफ्रीका के साथ बॉर्डर को शेयर करता है तो वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में नहीं होगा, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में होगा तो साउथ अफ्रीका के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगा। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये आपकी कॉन्ट्राडिक्टिंग है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट साथ में सही नहीं हो सकती, इसीलिए आप सी और डी को तो एलिमिनेट कर दीजिए। दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। अब आंसर या ए होगा या बी होगा। आपको पहली स्टेटमेंट पे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो तो ठीक होने वाली है। तो यस, ये पक्का एक लैंडलॉक्ड कंट्री ही होने वाली है, लेकिन आपको बताना है दोनों में से, सेकंड थर्ड में से क्या आंसर, यहां पे कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी, क्योंकि वही चीज आपके आंसर को भी डिटरमिन करेगी। तो यहां पे हमारा जो आंसर है वो है ए, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के साथ बॉर्डर को शेयर करती है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एक बार देख लीजिए यहां पर। सो दिस इज स्वाजीलैंड, और यहां पे ऊपर साउथ अफ्रीका है और मोजाम्बिक भी इस साइड आपको दिख रहा है। दिस इज इन द इंडियन ओशन। लिसोतो भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है, लेकिन क्योंकि अभी स्वाजीलैंड न्यूज में थी इसी वजह से क्वेश्चन जो है स्वाजीलैंड के ऊपर मैंने बनाया है। और आप मुझे ये भी बताइएगा, स्वाजीलैंड जो है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। स्वाजीलैंड इज नॉट एग्जैक्टली द ऑफिशियल नेम, इसका पुराना नाम है, लेकिन आज भी हम इसी को यूज करते हैं। कहीं पे अगर आप इंडिया ईयर बुक में पढ़ेंगे वहां पर भी स्वाजीलैंड लिखा होता है, काफी जगह पे स्वाजीलैंड लिखा होता है, लेकिन आप इसका ओरिजिनल नेम जो है वो मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उससे भी ज्यादा आपका इक्वेटर, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं कि इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से पास करता है। लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर यूपीएससी को बनाना है तो पूछा जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां कहां से पास करता है। 4 कंट्रीज के नाम आपके सामने है, ब्राजील है, चिली है, पैराग्वे है, नमीबिया है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक बार देख लेते हैं मैप के ऊपर, और भी अच्छे से समझ में आएगा फिर। चलिए, तो आप जानते हैं 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है सबसे ऊपर, फिर बीच में आपका इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे, जैसे कि यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज 23.5 नॉर्थ, दिस इज 23.5 साउथ, ठीक है। हमें कैप्रिकॉर्न पे जाना है तो मतलब साउथ पे जाना है, तो कंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी कवर हो रही है। ऑस्ट्रेलिया से पास होता हुआ ये मेडागास्कर आइलैंड कंट्री है, इससे होता हुआ आगे नमीबिया भी कवर हो रहा है, साउथ अफ्रीका से भी जा रहा है, बोत्सवाना भी कवर हो रहा है, पैराग्वे इज ऑल्सो हियर, ब्राजील भी दिख रहा है, अर्जेंटीना एंड चिली भी दिख रहा है। चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो क्या यहाँ पे ब्राजील चिली थे? बिल्कुल ब्राजील चिली थे। पैराग्वे और नमीबिया थे, ये भी थी। तो चारों कंट्रीज के ऊपर से ये जो आपका कैप्रिकॉर्न जो कि एक फिक्टिशियस लाइन है ये होती हुई जा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद लिबिया। लिबिया अभी न्यूज में था, ऑयल रिच कंट्री है, कहां पर फॉल करती है? नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर फॉल करती है, और जब अरब स्प्रिंग हुई थी तब भी काफी न्यूज में थी, और अपने डिक्टेटर्स की वजह से भी जानी जाती है, और इट इज मोस्टली डेजर्ट रीजन है, लेकिन ऑयल रिच होने की वजह से लिबिया काफी न्यूज में रहता है। तो अभी लिबिया जो है किससे बॉर्डर शेयर नहीं करता है, नोट पूछा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको इसी को इस सर्कल में डालना है ताकि गलती ना हो। क्या इजिप्ट से बॉर्डर शेयर नहीं करती? अल्जीरिया से, सूडान से, माली से? सोचे। चलिए देखिए, दिस कंट्री इज बॉर्डर्ड बाय मेडिटेरेनियन सी टू द नॉर्थ। इजिप्ट से भी इसका बॉर्डर टच करता है, चैड से भी करता है, नाइजर से भी करता है, अल्जीरिया टूनिशिया से भी करता है, जो अभी मैं आपको मैप के ऊपर दिखाने वाला हूं।
इट इज द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन अफ्रीका एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व अफ्रीका के अंदर है और ये सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है पूरी अगर दुनिया की बात करी जाती है, क्योंकि फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी आपकी आ जाती है तो उसके साथ इसका कंपटीशन होता है। इंस्टेबिलिटी इन लीबिया में इंक्रीज ऑयल प्राइसेस ग्लोबली, ये न्यूज थी, इस वजह से हमने डिस्कशन किया था। आप देख लेते हैं एक बार लीबिया की पोजीशन मैप के ऊपर कहां पर है। सो दिस इज लीबिया, मेडिटेरेनियन सी आपको नॉर्थ में दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पे आपका यूरोप शुरू हो जाता है, तो मेडिटेरेनियन सी के नीचे यहाँ पे लीबिया है, टूनिशिया से इसका बॉर्डर टच हो रहा है, ट्रिपली इसकी कैपिटल, इजिप्ट राइट साइड में है, सूडान से बॉर्डर टच हो रहा है, सो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ सूडान आपको दिखाई दे रहे हैं, देन चैड से बॉर्डर टच हो रहा है, नाइजर, अल्जीरिया, लेकिन माली से बॉर्डर टच नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो माली जो है इससे बॉर्डर टच नहीं हो रहा है, देखिए, ठीक है। चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी आर करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बात कर रहे हैं गोदावरी किन किन राज्यों से पास करती है। गोदावरी नदी न्यूज में थी, इसको लेकर इंपॉर्टेंट चीजें जो है डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये मध्य प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से? सोचें, फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली गोदावरी रिवर को लेकर आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश ने फ्लड वार्निंग्स जो थी इसको इशू किया था, और फ्लड वार्निंग इशू करने की वजह से ये नदी न्यूज में थी और इसी वजह से आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करी जाए गोदावरी की, तो गोदावरी इज द लार्जेस्ट, आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है वो भी न्यूज में कहीं ना कहीं आ सकता है स्टेटमेंट बन के। सो इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम एंड इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे गंगा नॉर्थ में है, ये साउथ इंडिया की गंगा है, ठीक है। इट राइजेज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट, जो कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर, और ये अपना पूरा वाटर जो है वो कहां डिस्चार्ज करती है, पूरा वाटर बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है। इट मींस ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगर अरेबियन सी में करती तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती, लेकिन क्योंकि बे ऑफ बंगाल में कर रही है जो कि ईस्टर्न साइड पे पड़ता है, तो इसी वजह से ईस्ट फ्लोइंग रिवर ये हो जाती है। अब बात करी जाए कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, क्योंकि नासिक से निकली तो महाराष्ट्र में तो होगी ही होगी, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड फाइनली जिसने फ्लड वार्निंग इशू करी है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड का नाम कहीं पे भी नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा ए। और अगर आप चाहें तो इसकी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है वो भी मुझे बता सकते हैं, और यहां पे हम एक बार देख लेते हैं इस रिवर को। सो दिस इज द रिवर, और ये आपके महाराष्ट्र से आपके आगे मध्य प्रदेश को भी टच कर रही है, देन नीचे आपका छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक आइलैंड को लेकर है, बोगेनविल आइलैंड के बारे में पूछा कि ये कहां पर लोकेट करता है। क्या ये पैसिफिक ओशन के अंदर है, इंडियन ओशन के अंदर है, आर्कटिक के अंदर है या फिर अंटार्कटिक के अंदर है? सोचिए, रिसेंटली न्यूज में था, बोगेनविल के बारे में डिस्कशन करेंगे फिर। चलिए, तो बेसिकली ये एक आइलैंड नेशन है, और अभी वोटर्स ने क्या किया था, ये पैपुआ न्यू गिनी के अंडर में आता है, लेकिन वोटर्स ने बोगेनविल की इंडिपेंडेंस के लिए वोट किया था, और हो सकता है ये अभी यहां पर बहुत जल्दी एक नई कंट्री भी बन जाए, क्योंकि रेफरेंडम यहाँ पे कराया जा चुका है और यहाँ पे लोगों ने इसको सपोर्ट किया है कि इसकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ये पैपुआ न्यू गिनी से, ठीक है। तो न्यूएस्ट कंट्री जो है पूरी दुनिया के अंदर ये बन सकता है। पैपुआ न्यू गिनी हैज वन लैंड बॉर्डर दैट विच डिवाइड्स द आइलैंड ऑफ न्यू गिनी। यहाँ पे आंसर क्या होगा, पैसिफिक ओशन में ये फॉल करता है, और रिसेंटली अपने रेफरेंडम को लेकर न्यूज में था, एक बार यहाँ पे मैप के ऊपर भी देख लीजिए। सो ये अभी पैपुआ न्यू गिनी के अंदर है, उसी के अंडर में आता है, एंड दिस इज बोगेनविल आइलैंड, ये बिल्कुल छोटा सा जो कि बड़ा करके यहाँ पे दिखा है सोलोमन सी के पास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज के बारे में मैं आपको यही कहूंगा कि अभी 101 डेज आपके सामने है, सो एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू कुड गिव मी 2 आवर्स, अगर आप 2 घंटे जो है, जिन लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है तो उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि 2 घंटे बिल्कुल आपको फोकस होकर पढ़ना है। जो आपको लेक्चर्स दिए हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करें, जो क्विजेस दिए हैं वो आप अच्छे से कंप्लीट करें, और उनको रिवाइज भी जरूर करिएगा क्विजेस को। आपको सैटरडे को इसके अंदर मॉक टेस्ट भी मिलने वाला है, उसको भी जरूर करिएगा, और जो आपको नोट्स है क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज में वो संडे को मिलेंगे, और मैराथन सेशंस भी आपको संडे को मिलने वाले हैं 100 डेज की सीरीज के अंदर, उनको आप अच्छे से करिएगा। एंड पीपल हु वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स, मैं उनको यही कहूंगा कि यू आर सपोज टू गिव मी 2 आवर्स, 2 घंटे आपको इसके अंदर देने पड़ेंगे, ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज आपके स्टैटिक के जो सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स जो है, उनमें से कवर किए जा सके। इसमें हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, आपकी एनवायरमेंट इकोलॉजी है, इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया जा रहा है,
और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो आपके एग्जाम के लिए उनको यहां पर कवर किया जा रहा है, ताकि प्रीलिम्स के अंदर अगर आपका स्कोर 60, 70, 80 के आसपास है तो उसको इंप्रूव करके 110, 120 तक लेके जाया जा सके। इसके अंदर आपको क्लास वीडियोस भी दिए जा रहे हैं, एज वेल एज एमसीक्यू वीडियोस भी इसके अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अगर आप 3 घंटे का टाइम दे सकते हैं, देन आई विल सजेस्ट कि आप क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज में जाइएगा। इसमें आपको एडिशनल नोट्स जो है वीकली बेसिस पे वो भी मिल जाते हैं, सो दैट आपकी तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से हो सके। इस साल नहीं एग्जाम दे रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022 या फिर 2023, दोनों के अलग अलग कोर्सेज जो वो अवेलेबल है exam.netmoc.com के ऊपर। दिस इज द वेबसाइट जहां पर जाके आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, कोई भी डाउट होता है यू कैन ऑल्सो आस्क मी अबाउट दिस कोर्सेज, या फिर netmoc.is@gmail.com पे मेल कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि नियोलिथिक साइट्स को लेकर है। पूछा गया नियोलिथिक साइट्स में आपको मैच करना है किस राज्य के अंदर कौन सी साइट एग्जिस्ट करती है। पहली साइट है होसर, कह रहे हैं कि तमिलनाडु में है। चिरान बिहार के अंदर है। कोदिवाहा राजस्थान के अंदर है। आपको 3 साइट्स दी हैं, मैच करना है, बताएं कौन सी करेक्ट है। चलिए देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम आपने भी सुने होंगे। मेहरगढ़ हम काफी बार सुनते हैं, देन पयमपल्ली काफी बार सुनते हैं, देन कोपागाई है, धर्मगिरी है, राखीगढ़ी भी अभी न्यूज में था जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, उसके बारे में भी हमने काफी सुना है। अगर हम बात करें यहाँ पर होसर जो है, होसर इज इन कर्नाटका, तो पहला जो पैर है वो इनकरेक्ट हो जाता है। बट यस, चिरान जो है वो बिहार में है, बिल्कुल करेक्ट है। बोटजोंग ये आपका एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें या फिर एनसीईआरटी रिलेटेड लेक्चर्स देखते हैं जो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो उसमें भी मैंने मैप दिखाया, तो मैप को और उसके आसपास की जगहों को जरूर देखिए। देखिए जैसे ये बलूचिस्तान रीजन में मेहरगढ़ आपको दिखाई दे रहा है, राइट। और नीचे अगर देखें काफी सारी साइट्स हैं, कोदेकई है यहाँ पे, पयमपल्ली के बारे में हमने देखा था, देन आपको मस्की भी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। अगर हम ईस्टर्न साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको चिरान भी दिख रही है, दिस इज चिरान, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद कैस्पियन सी। कैस्पियन सी वैसे ज्यादातर न्यूज में रहता है फॉर वन और द अदर रीजन, क्योंकि इसके आसपास की कंट्रीज ही ऐसी है, ठीक है। तो कोई ना कोई कंट्री किसी न किसी कंट्रोवर्सी की वजह से न्यूज में रहती है। कैस्पियन सी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरियाज में से एक है यूपीएससी के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए। तो यहाँ पे कैस्पियन सी के आसपास कौन कौन सी कंट्री है, किसके साथ ये बॉर्डर इसका शेयर होता है। कजाकिस्तान दिया है, ईरान दिया है, इराक दिया है, तुर्कमेनिस्तान। सोचिए फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए देखिए, कैस्पियन सी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। ओपन नहीं है। बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो इसमें रशिया आता है, ईरान आता है, अजरबैजान भी है इसके अंदर, तुर्कमेनिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है, लेकिन इराक का नाम नहीं है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर लैंड लॉक्ड है, और ऊपर देखेंगे कजाकिस्तान दिख रहा है, रशिया भी आपको दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पे अजरबैजान भी दिखाई दे रहा है, और नीचे आपको ईरान भी दिखाई दे रहा है, तुर्कमेनिस्तान इज ऑल्सो हियर, तो ध्यान रखिएगा इराक इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि माउंट सिनबंग को लेकर है। कुछ दिन पहले भी हमने माउंट सिनबंग को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। नाउ यू कैन टेल मी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको न्यूज नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक हफ्ता 10 दिन पहले ही हमने माउंट सिनबंग जो कि न्यूज में था इसको लेकर एक एमसीक्यूज बनाया था, और 2 बार शायद इसको डिस्कस किया था अलग अलग तरीके से। तो न्यूज में क्यों था माउंट सिनबंग, वो बताइएगा। कहां पर लोकेट करता है वो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, और आपको ये मैं मैप के ऊपर भी दिखाने वाला हूं कि जापान में है, इंडोनेशिया, मलेशिया, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए। चलिए, तो माउंट सिनबंग ये आप देख रहे हैं, दिस इज नॉर्थ सुमात्रा के अंदर इंडोनेशिया में फॉल करता है। दिस ये जो पिरामिड ट्राइंगल बनाया हुआ है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी विल बी आर करेक्ट आंसर। लेकिन न्यूज क्या थी वो आप बताएंगे, क्योंकि अभी हमने इसे डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पेंटेनल वेटलैंड को लेकर है, पूछा गया है इसको लेकर बताएं कि इसकी लोकेशन कहां है। क्या ये ब्राजील में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, या फिर मैक्सिको में है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड एंड स्प्रोल्स ओवर मोर देन 150,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये काफी सारी कंट्रीज जो है उसके अंदर इसका एक्सपेंशन है। ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री तक लिमिटेड है, लेकिन लार्जली एक कंट्री में फॉल करते हैं जिसका नाम मैं आपको बताने वाला हूं। इट इज बर्निंग एज वेजिटेशन compacted under the marshy flood water during the wet season, dries out as ponds and lagoons evaporate, leaving flammable deposits underground। तो ये न्यूज थी। तो इवन जैसे अभी मैं आपकी ये 7 बजे से थोड़ी देर पहले ही मैं आपको ये जो लेक्चर बना रहा हूं, मैंने न्यूज इसके कंसर्निंग पढ़ी थी, जिसमें अभी कुछ घंटे पहले ही न्यूज आई थी, जिसमें बताया गया था कि पेंटेनल जो है आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड जो है बर्न कर रही है, और रिसर्चर्स कह रहे हैं कि ये जो बर्निंग, जो पूरी बर्निंग हुई है यहाँ पे, ये एक अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर है,
ठीक है। और ग्रीन पीस ने भी कहा है कि जो फायर यहाँ पे लगी है वो रेंचेस की वजह से भी यहाँ पर लगाई गई है। रेंचेस जिसमें कि जो कैटल थे उनको स्लॉटर हाउस तक पहुंचाया जा रहा था, उन रेंचेस में आग लगी, जिसकी वजह से जो पेंटेनल ये आपका वेटलैंड है यहां पर भी वो आग पहुंची और इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था। तो अपनी इसी चीज की वजह, इसी न्यूज की वजह से जो बर्निंग हुई है ये न्यूज में थी। लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहां पे हमारा आंसर है ब्राजील। अभी मैं आपको ये मैप के ऊपर भी दिखाने वाला हूं, ए इज द करेक्ट आंसर। बट along with Brazil it also extends to Bolivia and Paraguay, क्योंकि वो आसपास की कंट्रीज हैं ब्राजील की, तो वहां पर भी ये फैली हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे दिस इज ब्राजील, लार्जली देखेंगे 90% तो ये ब्राजील में ही फॉल करती है, राइट। थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है कह सकते हैं 7-8% जो है बोलिविया में भी है, और 2-3% हिस्सा जो है वो पैराग्वे के अंदर भी है, ठीक है। तो तीनों कंट्रीज हैं वैसे तो, लेकिन लार्जली ब्राजील है। तो आंसर मैंने आपको बता दिया। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट सीरिया। सीरिया का बॉर्डर किस किस से टच करता है? सीरिया एक वेस्ट एशियन कंट्री है और काफी न्यूज में रहती है। आपको बताना है कि इसका बॉर्डर क्या टर्की से टच करता है, इराक से करता है, जॉर्डन से करता है, और करेक्ट आंसर यहां पे बताना है। सोचिए। चलिए देखिए, द कंट्री ओपन्स आउट टू मेडिटेरेनियन सी। अगर आपको याद हो कल भी हमने जो लेक्चर किया था वहां पर एक क्वेश्चन इस तरीके से था एमसीक्यू का, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि कौन कौन सी कंट्री मेडिटेरेनियन सी में ओपन अप होती है। सो इट इज नॉट अ लैंड लॉक कंट्री। इस तरीके का क्वेश्चन एक पहले भी पूछा जा चुका है इसी रीजन से, जहां पे आई थिंक इट वाज जॉर्डन को लेकर था, जो यूपीएससी ने पूछा था कि क्या ये लैंड लॉक्ड है कि नहीं है, मेडिटेरेनियन में ओपन होता है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम सीरिया की बात करें तो सीरिया का बॉर्डर जो है उसके लिए आप तिजिल याद रखिएगा। तिजिल एक कीवर्ड है, ठीक है। इसमें क्या है, टर्की से इसका बॉर्डर टच करता है। टी स्टैंड्स फॉर टर्की, आई स्टैंड्स फॉर इराक, देन जे से क्या होगा, जे से जॉर्डन है, आई से फिर इजराइल है, और फिर एल से लेबनान है, ठीक है। और यहाँ पे तीनों ही कंट्रीज जो हमारी हैं वो तिजिल के अंदर आ रही हैं। तो आंसर क्या होगा, डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। मैप को देख लेते हैं एक बार। सो दिस इज द मैप। ऊपर आपको टी दिख रहा है, फिर आई दिख रहा है, फिर जे दिख रहा है, फिर आई दिख रहा है, फिर एल दिख रहा है, और ये इसी तरीके से तिजिल जो है क्लॉकवाइज फैशन में सीरिया को टच कर रहे हैं। और सीरिया यहाँ पे देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी के अंदर ओपन अप भी हो रहा है। आप मुझे बताइएगा कि क्या जॉर्डन जो है, जॉर्डन ओपन अप होता है किसके अंदर, मेडिटेरेनियन सी के अंदर, या फिर नहीं? जॉर्डन ओपन होता है मेडिटेरेनियन सी से या नहीं, ये बताइएगा। करंट अफेयर्स की सीरीज में 19 मार्च में हम पहुंच चुके हैं, जहां पे हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर द टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टीबी को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इवन दो पॉलिटिकल साइंस का, इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक है, लेकिन न्यूज में था, इस वजह से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डी नोटिफाइड ट्राइब को डिस्कस करते हुए ग्लोबल वेज रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। एमिकस क्यूरे, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है। देन आपका गिलिटन के ऊपर एक क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी से आता है ये भी। ई संजीवनी मिशन को लेकर भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 एमसीक्यूज हमने ग्लोबल एयर पोल्यूशन रिपोर्ट को लेकर बनाए हैं। और फाइनली मुल्ला पेरियार डैम और रिवर के बारे में भी एक क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड को लेकर है। पूछा गया स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो टॉपिक को अंडरलाइन करें, जो चीज पूछी गई है उसको सर्कल में डालें। यहां पे पहली स्टेटमेंट कहती है द सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड एट जेनेवा स्विट्जरलैंड। जो इसका सेक्रेटेरिएट है वो जेनेवा के अंदर लोकेट करता है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है उनको 3 साल का टर्म जो है इस बोर्ड के अंदर अभी रिसेंटली दिया गया। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो एड्रेस कर रहे हैं 33rd बोर्ड मीटिंग ऑफ स्टॉप टीबी नवंबर 2020। इंडिया हैज कमिटेड कि वो जो टीबी एलिमिनेशन है वो करेंगे 2025 तक। ये साल याद होना जरूरी है, क्योंकि वैसे यूपीएससी साल नहीं पूछते, लेकिन जो इस तरीके के टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वहां पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 2025 तक एलिमिनेट करने की बात करेंगे, जो कि अपने आप में एक यूनिक पॉइंट है। रीजन इज ये जो टारगेट रखा गया 2025 तक का टीबी को एलिमिनेट करने का, ये 2030 जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक टारगेट सेट किया गया उससे 5 साल पहले है, ठीक है। सेक्रेटेरिएट की बात करें, देखिए द स्टॉप टीबी पार्टनरशिप सेक्रेटेरिएट जो है इट इज होस्टेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय यूएनओपीएस। यूएनओपीएस जो कि जेनेवा बेस्ड है, उसके द्वारा ये सेक्रेटेरिएट होस्ट किया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो अब 3 साल की उनको टर्म इसके अंदर मिल गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। इसको लेकर 90:90:90 का भी एक प्रोग्राम है टीबी को लेकर। वो क्या है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन बात करता है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द एनैक्टमेंट ऑफ सच अ लॉ बाय पार्लियामेंट। तो जब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना होता है तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है इसकी बात करी जाती है, और पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ को एनेक्ट किया जाता है। आपको इस आर्टिकल का नाम बताना है। आर्टिकल 114 सब आर्टिकल 3 है, 115 सब आर्टिकल 3, 16 सब आर्टिकल 3, 17 सब आर्टिकल 3। सोचे फिर करते हैं डिस्कशन।
चलिए देखिए, जब भी पैसा निकालना होता है कंसोलिडेटेड फंड से, आप जानते हैं कि अप्रोप्रिएशन बिल को लाना पड़ता है, पास करना पड़ता है। ये सब चीजें मैं आपको, जब हमने इंडियन पॉलिटी किया था अपने 200 डेज की 100 डेज की सीरीज में, वहां पे मैंने आपको बताया लोकसभा ने अभी रिसेंटली 2021-22 के लिए अप्रोप्रिएशन बिल जो है उसको क्लियर किया है और अलाउ किया है इसके थ्रू कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंड्स को विड्रॉ कर पाएगा। कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, थ्रू द पैसेज ऑफ दिस बिल। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे इसके एसोसिएटेड जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 114 सब आर्टिकल 3, तो ए आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर वोटेड बाय द लोकसभा, Parliament's approval to withdrawal from the consolidated fund of the amounts so voted and of the amount required to meet the expenditure charged on consolidated fund is sought through the appropriation bill। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब डिमांड्स फॉर ग्रांट जो होते हैं उसके ऊपर वोटिंग हो जाती है लोकसभा के द्वारा, उसके बाद आप जो है अप्रोप्रिएशन बिल लाते हैं जिसके अंदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने का अप्रूवल जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए आपका आंसर हो जाता है। और यहाँ पे वेरियस आपके कंसोलिडेटेड फंड जो हैं, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स, ये भी चीज वैसे हमने इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज करी है उसके अंदर भी डिस्कस किया, लक्ष्मीकांत के जो लेक्चर्स हमने करे हैं। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए, कंसोलिडेटेड फंड के अंदर कैपिटल अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है। फर्दर इसका कैटेगराइजेशन एक्सपेंडिचर एंड रिसीट इसके अंदर दिया है, जिसमें पैसा रिसीट में कहां से आता है? टैक्स से आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। कैपिटल के अंदर गवर्नमेंट की बोरोइंग होती है। देखिए ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम के अंदर, तभी मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। लेट मी जस्ट मैग्नीफाई इट। तो यहाँ पे बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट एंड देयर रीपेमेंट्स पब्लिक डेट के अंदर है, लोन्स एंड एडवांसेस भी पब्लिक डेट के अंदर आते हैं। कॉन्टीजेंसी फंड आप जानते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर होता है, पब्लिक अकाउंट्स में रेमिटेंसेज आते हैं, साथ ही साथ डेट्स एक्सक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फंड डिपॉजिट्स इसके अंदर आते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स को लेकर है, पूछा गया डी नोटिफाइड ट्राइब्स को लेकर कौन कौन सी स्कीम्स जो है अभी रिसेंटली न्यूज में थी। क्या अंबेडकर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इसको लेकर डी नोटिफाइड ट्राइब से एसोसिएट करती है? हो सकता है नानाजी देशमुख स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल, क्या ये डी नोटिफाइड ट्राइब से एसोसिएट करती है? सोचिए फिर आंसर करते हैं इसका। चलिए देखिए, बीच बीच में होता क्या है, वेरियस मिनिस्ट्रीज जो होती है ना उनसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, चाहे वो राज्यसभा के अंदर मांगी जाए या मिनिस्टर भी हो सकती है और आपकी मिनिस्ट्रीज भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों ही इस तरीके की इंफॉर्मेशन मांगते रहते हैं कि बताएं आपने डी नोटिफाइड ट्राइब के लिए क्या किया। मिनिस्ट्री से पूछते हैं, कल्चर मिनिस्ट्री से पूछेंगे भाई कल्चर में आप क्या कर रहे हो बताओ हमें। इसी तरीके से सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री से भी पूछा जाएगा कि बताओ आप एल्डरलीज के लिए क्या कर रहे हो या फिर दिव्यांगजन के लिए क्या कर रहे हो। यहाँ पर अभी एक बार दोबारा से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन जो थी वो मांगी गई थी कि बताएं आप डी नोटिफाइड ट्राइब के लिए क्या कर रहे हो, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन राज्यसभा को दी गई थी और वहां पे 2 स्कीम्स का मेंशन किया गया था, तभी मैंने दोनों स्कीम को यहाँ पे लिखा है। पहली थी अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर डीएनटी, दैट इज डी नोटिफाइड ट्राइब बॉयज एंड गर्ल्स। तो पहली स्कीम यस डीएनटी से एसोसिएट करती है, एंड दूसरी स्कीम थी जिसके बारे में बताया गया था और क्योंकि राज्यसभा में बताया गया है इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज नानाजी देशमुख स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स, और ये किसके लिए? फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स बॉयज एंड गर्ल्स। तो आंसर क्या होगा? दोनों ही स्कीम्स एसोसिएट करती हैं, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 टॉक्स अबाउट ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-2021। तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट अभी आई है, इसको लेकर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सा कथन आपका यहां पर करेक्ट हो जाता है। पहली स्टेटमेंट कहती है ये ILO के द्वारा लाई गई है। ILO क्या है, फुल फॉर्म बताइएगा, वैसे काफी इजी है बट स्टिल जिन लोगों को नहीं भी पता है उनको भी पता चल जाएगा। तो ILO की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंडियन वर्कर्स हैव लो एवरेज वेजेस एज पर द रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट ने कहा है कि एवरेज वेजेस जो है काफी कम है इंडिया के अंदर, एंड द रिपोर्ट हैज टेकन इनटू अकाउंट द नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज विच इज 176 पर डे। तो इसके अंदर जो मिनिमम वेज लिया गया वो 176 का लिया गया। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए तो यहां पे बात करी जाए तो यस इट इज रिलीज बाय, जो नई ग्लोबल वेज रिपोर्ट आई है 2020-21 की, ILO के द्वारा लाई जाती है रिपोर्ट, बिल्कुल ठीक हो जाती है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो इंडियन वर्कर्स है यहां पर एवरेज वेज जो है वो भी काफी कम है, एट द सेम टाइम जो यहां पे वर्किंग आवर्स है वो भी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है, और जो मिनिमम वेज रखा गया है फ्लोर लेवल वो 176 का है। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर आपका डी हो जाएगा। रिसेंटली हमने भी जो कोड ऑन वेजेस था 2009 उसको नोटिफाई किया था, इस वजह से ये एरिया आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन जो हमारा कोड ऑफ वेजेस आया था उसके अंदर हमने एक नया कॉन्सेप्ट जिसको स्टैट्यूटरी फ्लोर वेज कहते हैं,
इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। द कोड ऑल्सो प्रोवाइड्स कि मिनिमम वेजेस आर टू बी ऑर्डिनरली रिव्यूड एंड रिवाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स इन इंटरवल्स व्हिच शुड नॉट एक्सीड 5 years। तो 5 साल से पहले जो आपके मिनिमम वेजेस होते हैं उसको रिवाइज रिव्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो तो बढ़ता ही रहता है, लेकिन उसके कमेंसरेट में अगर हम वेजेस जो है उसको रिवाइज नहीं करते तो डेफिनेटली वी विल बी डूइंग इनजस्टिस टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया एमिकस क्यूरी कौन होते हैं। रिसेंटली न्यूज में थे, एमिकस क्यूरी एक टर्म यूज करी जाती है, आप इंडियन पॉलिटी में भी इसको पढ़ेंगे। क्या ये फ्रेंड ऑफ कोर्ट होते हैं, फो ऑफ कोर्ट होते हैं, कोर्ट जजेस को एमिकस क्यूरी कहा जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव, किसी और ही प्रजाति को एमिकस क्यूरी कहा जाता है। सोचे, चलिए देखिए, एमिकस क्यूरी का लिटरल मीनिंग होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। Now, this person is somebody who is not a party to the case and he is not associated with any case whatsoever। तो केस से वो रिलेट नहीं करते, बट स्टिल केस के अंदर वो अपनी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर केस के अंदर रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करने के लिए रेडी होते हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज देने के लिए रेडी होते हैं, और यहां पर किसी ना किसी तरीके से इनसाइट जो है वो उस केस के ऊपर देने की कोशिश करते हैं। उन्हें कहते हैं एमिकस क्यूरी, क्योंकि बिना किसी यहां पे रिटर्न के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के वो कोर्ट की मदद कर रहे हैं, इसी वजह से उन्हें फ्रेंड ऑफ कोर्ट कहा जाता है। चलिए, ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले यहां पे एक बार ग्राफिक देख लीजिए, और ये सारी टर्म्स यूज करते हैं। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, फ्रेंड एट कोर्ट, फ्रेंड इन कोर्ट, या फिर एडवाइजर टू द कोर्ट भी उनको कहा जाता है। चलिए, सो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, सो एवरीडे बेसिस पे आपको 2 घंटे जो है वो मुझे देने पड़ेंगे, सो दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है वो हम कवर कर सके। नाउ बिकॉज अब आपके सामने 100 दिन ही रह गए, सो आई विल सजेस्ट कि अपने जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उनको कवर करने के लिए, अगर आप ऑलरेडी सिलेबस को कवर कर चुके हैं, यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। एट द सेम टाइम अगर आपने ज्यादा सिलेबस कवर नहीं किया है, देन ऑफकोर्स इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि जो इंपॉर्टेंट एरियाज है एटलीस्ट वो आप एग्जाम में कवर करके जाए, और आपके जो मार्क्स है उसको इंक्रीज करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। जैसे कि अगर 60, 70, 80 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो उसको यहां पर जो टॉपिक्स आप यहां पे कंप्लीट करेंगे, क्विजेस यहां पर करेंगे, जो यहां पे आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जाते हैं वो करेंगे, तो वो जो आपके 60, 70 वाला ब्रैकेट है उसको ब्रेक करके आप 100, 110, 120 के अंदर आ सकते हैं। सो टुडे यू आर गोइंग टू गेट अ डिस्काउंट। अगर आप 100 कोड को यूज करते हैं तो 100 कोड को यूज कर लीजिएगा, ताकि आपको स्ट्रेट 50% डिस्काउंट मिल जाए, चाहे वो आप 200 डेज की सीरीज लें, मिशन 2022 या 23 लें। डे वाइज प्रिपरेशन रहती है इन कोर्सेज के अंदर, जिससे आपको तैयारी करने में और भी आसानी होती है। आप बेसिकली शेड्यूल आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको पता है आपके सामने 100 डेज है, 100 डेज की सीरीज आप कर रहे हैं, तो 2 घंटे आपको रोज देने पड़ेंगे। अगर आप 200 डेज की सीरीज कर रहे हैं, आपके सामने 100 डेज है, तो आपको पता है डेली आपको 2 दिन जो है वो कवर करने पड़ेंगे। इट मींस आपको दिन में 5 से 6 घंटे का जो यहां पर शेड्यूल है वो ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। तो यही चीज सोचकर ही इन्हीं सीरीज को स्टार्ट किया गया था, ताकि अगर आप शेड्यूल बनाने में इनकेपेबल भी हैं, या फिर आप शेड्यूल को बार बार चेंज करते हैं, लगता है कि आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, शेड्यूल को फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं, देन यू कैन एनरोल इन दिस सीरीज। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन ऑफकोर्स मिशन 2022 या फिर 2023 के लिए तैयारी करें, तो उसका 2023 का मिशन जो है वो भी लॉन्च कर दिया गया, विच यू कैन एनरोल इन ऑन exam.netmoc.com। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज मिशन 2023, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है। आई रिमेंबर जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी, देन आई ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। सेकंड ईयर जब मैं था, सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के अंदर, तब से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, और तब मैं एक व्हाइट बोर्ड लेके आया था, अपने रूम में लगाया था। उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी की बुक्स लेके आया था, एनसीईआरटी की बुक्स मैंने पढ़नी शुरू कर दी थी। यहां पर इस सीरीज के अंदर मिशन 2023 या 2022 या जो भी सीरीज हम कर रहे हैं, उसके अंदर भी शुरुआत आपकी एनसीईआरटी से ही करी जाती है, ताकि आपकी फाउंडेशन जो है वो अच्छे से क्रिएट हो जाए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को यूज कर रहा हूं कि मैंने कैसे तैयारी करी थी, कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया था, उसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको भी जो इन्फॉर्मेशन है, जो लेक्चर्स है, वो प्रोवाइड कराए जाए, ताकि आप भी उसी तरीके से एग्जाम को क्रैक कर पाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो जिलेटिन के बारे में है। पूछा कि जिलेटिन को लेकर बताएं कौन सा यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये एक जुडिशियल मैकेनिज्म होता है टू अप्रूव द फास्ट ट्रैकिंग एंड पैसेज ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट विदाउट डिस्कशन। तो जो आउटस्टैंडिंग डिमांड फॉर ग्रांट होते हैं उसको बिना किसी डिस्कशन के पास करना है, उसके लिए जुडिशियल मैकेनिज्म है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है जो डिमांड फॉर ग्रांट को पास करना है विदाउट डिस्कशन, उसके लिए जो जिलेटिन है ये एक एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म है। तीसरी स्टेटमेंट कहती है ये एक लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म है, ताकि फास्ट ट्रैकिंग करी जा सके आउटस्टैंडिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट को पास करने के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए। चलिए, तो जिलेटिन की बात करते हैं जब, इसे कुछ जगह पे क्लोचोर भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पे बेसिकली इट्स अ लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म। जब किसी भी डिबेट को जल्दी से खत्म करना होता है या फिर कहें कि आउटस्टैंडिंग डिमांड फॉर ग्रांट को बिना किसी डिस्कशन के, क्योंकि डिस्कशन करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, अगर टाइम उतना ज्यादा नहीं है तो फास्ट ट्रैकिंग करी जाती है और उसको पास किया जाता है। सो यस, इट इज अ लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म टू अप्रूव द फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द पैसेज ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड फॉर ग्रांट बिना किसी डिस्कशन के। तो सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं क्या चीजें पूछी जा रही है। ई संजीवनी मिशन के बारे में पूछा गया। ई संजीवनी मिशन जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? अभी रिसेंटली हमने 3 मिलियन दैट इज 30 लाख कंसल्टेशन जो है वो ई संजीवनी के ऊपर पूरे करे हैं। बेसिकली ये एक नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विसेज है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट करी गई है, लेकिन आपको बताना है क्या ये नीति आयोग के द्वारा लाया गया है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च DCGI के द्वारा लाया गया है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लाया गया? बताएं क्या आंसर होगा। क्या ये ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नीति आयोग या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया? सोचिए। चलिए, करेंटली द नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विसेज इज ऑपरेशनल इन 31 स्टेट्स एंड यूटीज। तो 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर ये स्कीम चलाई जा रही है और डेली बेसिस पे 35,000 पेशेंट्स जो हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है। और ये शुरू करी गई थी बेसिकली ई संजीवनी मिशन जो सेटअप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया गया। इस चीज को अब मत भूलिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर जो कि ग्लोबल एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट के बारे में है। ये रिपोर्ट अभी बाहर आई है। आपसे पूछा गया है कि इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। इट इज रिलीज बाय IQ एयर, अ स्विस एयर क्वालिटी टेक कंपनी। इसे IQ एयर के द्वारा स्टार्ट किया गया है जो कि स्विस कंपनी है। दिल्ली रिमेन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। दिल्ली जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन 2020। 2020 की बात करें तो इंडिया जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कंट्री है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहां पे यस, पहली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। IQ एयर एक स्विस एयर क्वालिटी टेक कंपनी है जिसके द्वारा इसको लाया गया है इस ग्लोबल एयर पोल्यूशन रिपोर्ट को। बट दिल्ली जो है ये मोस्ट पोल्यूटेड सिटी नहीं है। दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी। ठीक है, तो तभी मैं कहता हूं बार बार कि शब्दों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। वहां पर हमने ये चीज पढ़ी होगी नोट्स के अंदर अपने, आपने इस लेक्चर में भी देखी होगी कि दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी, और वहां पे हम पढ़ेंगे दिल्ली रिमेन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो हम इसको मार्क कर देंगे कि हाँ हमने पढ़ा था कि दिल्ली तो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। लेकिन भाई ये चीज ध्यान रखना, इट इज नॉट द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, इट इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सिटी एंड द कैपिटल सिटी। तो यहाँ पे हेंस सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। साथ ही साथ दिल्ली की बात करें, इट इज द 10th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी एंड इट इज द फर्स्ट मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी। तो डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखिएगा। इंडिया जो है वो थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल्ली रिमेन द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, बट इंडिया ऑन द होल had improved its average annual PM 2.5 levels in 2020 than in 2019। अगर बात करी जाए, इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन 2020। 2019 में हमारा जो रैंक था वो 5th था, हम 5th मोस्ट नॉक्शियस थे, और अभी जो है थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड हो गए। बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें इन 2020, इनका PM 2.5 लेवल जो है बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर वो इंडिया से भी खराब है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर आपका बी है। चलते हैं आज के 9th क्वेश्चन के ऊपर जो कि अगेन इसी रिपोर्ट को लेकर है। पूछा गया इस रिपोर्ट के हिसाब से होतान वाज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन चाइना। तो चाइना के अंदर सबसे पोल्यूटेड सिटी जो है वो होतान है, हो सकती है। सेकंड, गाजियाबाद इज द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। गाजियाबाद जो है वो सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है पूरी दुनिया के अंदर। सोचिए। चलिए, तो यहाँ पे अगर चाइना की बात करें तो चाइना का भी जो रैंक है वो बिगड़ा है यहाँ पे, क्योंकि चाइना जो है 11th आया है पोल्यूशन के मामले में। जैसे इंडिया का जो रैंक हमने देखा था पीछे, तो इंडिया आपका टॉप 3 में आ चुका है, उसी तरीके से जो चाइना है वो 11th है। लेकिन पिछले साल इसका जो रैंक था वो 14th हुआ करता था, तो यहाँ पर भी पोल्यूशन लेवल बढ़ा है। अगर हम बात करें गाजियाबाद की, इट इज द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन होतान की बात करें, होतान वाज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन चाइना एज वेल एज इन द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी थी? होतान थी। और चाइना के अंदर तो वो अपने आप ही हो जाएगी, जब वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे पोल्यूटेड है तो चाइना के अंदर तो सबसे पोल्यूटेड वैसे ही हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, सो दिस इज द रैंकिंग जो यहाँ पे दी है कंट्री की पॉपुलेशन के बेसिस पे, और 2020 एवरेज जो उनका AQI है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसे नोट्स में अपने रख लीजिएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि मुल्लापेरियार डैम को लेकर है। पूछा कि मुल्लापेरियार डैम को लेकर बताएं
कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है ये जो डैम है ये केरला में लोकेट करता है, हो सकता है। इट इज ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु, इसे तमिलनाडु के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ये भी हो सकता है। द वाटर इज डाइवर्टेड टू ईस्टवर्ड टू द मद्रास प्रेसिडेंसी एरिया, ये भी हो सकता है। सोचें फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अभी पिछले 1-2 दिनों से मुल्लापेरिया डैम जो है इसके ऊपर न्यूज आ रही है और केरला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है कि आप रिव्यू करें, जो हमारी मांग थी लास्ट टाइम आपने खारिज कर दी थी, उसे रिव्यू करने की कोशिश करें। जो डैम है इसको लीज पे दिया गया था, और लीज पे दिया गया था केरला के द्वारा तमिलनाडु को, और साथ ही साथ तब जो रेंट इसका स्टैब्लिश किया गया था उसकी वैल्यू काफी कम थी, लेकिन केरला ने फिर तमिलनाडु को इसे रिवाइज करने के लिए भी कहा और रिवाइज किया भी गया। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी यही चलती है कि केरला कहता है कि जो हाइट है डैम की वो 136 फीट तक होनी चाहिए, लेकिन तमिलनाडु इसे 142 फीट तक करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो तमिलनाडु है वो जानता है कि जो उसकी सिटीज है उस तक पानी पहुंचाना है तो हमें यहाँ पे मुल्लापेरिया डैम की हाइट को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन केरला भी ये जानता है कि अगर हाइट बढ़ती है, अगर ये बेसिकली 136 फीट से ऊपर वैसे जा ही रहा है, तो तब उस सिचुएशन के अंदर ये जो डैम है एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगा और फ्लडिंग और अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन जो है तब केरला को फेस करनी पड़ेगी। तो केरला भी अपनी तरफ से ठीक है, तमिलनाडु भी अपनी तरफ से अपने लोगों के बारे में सोच रहा है, तो दोनों देश के दोनों बेसिकली राज्यों के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट सा बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज लोकेटेड इन केरला, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एडमिनिस्टर ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है? तमिलनाडु के द्वारा। और साथ ही साथ जो यहाँ पे ये इसकी डायरेक्शन है वो बे ऑफ बंगाल वाली साइड है, वाटर जो है डाइवर्ट किया गया और मद्रास प्रेसिडेंसी एरिया के अंदर लेके जाया जाता है ताकि वहां पर जो पीने के पानी का एक प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जा सके। ठीक है, मुल्लापेरिया डैम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसकी जो याचिका है बार बार जाती है, बार बार न्यूज में भी रहता है। इवन व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग तब भी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चलती रहती थी। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन जो है, क्योंकि अभी भी न्यूज में काफी ज्यादा है, प्रीलिम्स, मेंस, और अगर आप तमिलनाडु या केरला से हैं तो इंटरव्यू के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर आपका डी हो जाएगा। एक बार मैप देख लीजिए, ये आपका केरला है, दिस इज तमिलनाडु। थेनी डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, थेनी डिस्ट्रिक्ट काफी न्यूज में रहता है तमिलनाडु का। किस चीज के लिए फेमस है ये बताइएगा? थेनी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दिस इज मुल्लापेरिया डैम, परियार लेक भी दिख रही होगी आपको। चलिए, जो लिंक्स हैं आपको नीचे टेलीग्राम के मिल जाएंगे, वहां ज्वाइन कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, इट विल मोटिवेट अस एंड आवर टीम। थैंक यू वंस अगेन, आई विल सी यू टुमारो। हैव अ नाइस डे।